क्या होगा अगर जिस दुनिया में आप रहते हो जहां पर आपके चाहने वाले रहते हैं, लेकिन एक दिन जो डीमन गॉड ब्रेथ ऑफ गॉड रहता है वो उस दुनिया पर अटैक कर देता है, सभी लोग मारे जाते हैं। तुम ही एक अकेले ऐसे बंदे बचे हो जिसके पास ना कोई पावर है, लेकिन फिर भी उसका सामना करने के लिए तुम तैयार हो। जो लोग पहले यहाँ पर ह्यूमैनिटी को छोड़कर पैसे को पूजा करते थे, कुछ लोग पैसे बालों को पूजा करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से इस दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर अपीयर होना चालू कर देते हैं जो डीमन गॉड ने यहाँ पर किया था। और वो सभी जो डीमंस होते हैं वो इंसानों को मार देना चालू कर देते हैं। सभी जो ह्यूमैनिटी थी वो खत्म हो जाती है, लेकिन तुम ही एक ऐसे बंदे बचे हो जो डीमन गॉड का सामना करने के लिए बिना पावर के भी तैयार है। डीमन गॉड के पास काफी ज्यादा पावर होती है और तुम्हें पता है कि तुम उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम डीमन गॉड को मारने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ जाते हो, लेकिन तुम हार जाते हो या फिर तुम डीमन गॉड को हरा सकते हो। ये एक ऐसे ही कहानी है जो कि एक गेम पे बिलोंग करती है जो रियलिटी के साथ मर्ज हो जाता है और हमारे एमसी के पास काफी ज्यादा अमेजिंग पावर आ जाती है। कहानी को शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए कि नहीं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, जिसका नाम किम जोन्सो होता है। वो 22 इयर्स का एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो गेम खेलते हुए चलते जा रहा था। वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, कहता है ये तो अनफेयर है, इस तरीके से मैं इस गेम को कैसे जूझ सकता हूँ, मैं बस एक यहाँ पर F2P प्लेयर हूँ, लेकिन आखिरकार मैं उस जैसे एक बॉट के साथ कैसे जीत सकता हूँ जो खुद के साथ ही फाइट कर सकता है, जिसके पास एक पहले से ही बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मौजूद है। वो ऑटो मोड में भी फाइट कर सकता है। सामने जो डीमन किंग था वो हंसने लगता है। वो कहता है एक्चुअली मैं अभी तक बस ऑटो मोड पर खेल रहा था, लेकिन ये काफी ज्यादा मजेदार है। हमारे एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आती जा रही थी। वो चिल्लाता है आखिरकार मैंने इस गेम को खेलने के लिए अपने 10 घंटे बिताए हैं, लेकिन मुझे अभी भी कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार मैं इस तरीके के जो कैरेक्टर है उसके साथ इतनी बड़ी गैम्बलिंग कैसे कर सकता हूँ। हम देखते हैं वो गेम में इतने ज्यादा बिजी था कि उसकी नजर नहीं पड़ती, लेकिन हम देखते हैं काफी ज्यादा ग्राइंड करने के बाद उसे उस दिन के लिए जो फ्री ड्रॉ होता है वो मिल जाता है। वो उस चीज को ड्रॉ करता है। एक चेस्ट के अंदर से उसे काफी ज्यादा ओपी कैरेक्टर मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि जो ओपी कैरेक्टर था वो एक्चुअली में SSR लेवल का एक हेवनली डीमन था। वो काफी ज्यादा पावरफुल प्लेयर होता है। उसे देखकर हमारा जो एमसी था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने पहले जो वॉरियर किंग था उसको हर एक तरीके से फॉर्म किया था, उसकी लेवल अप ग्राइंड की थी। इन सभी का एक्सपीरियंस को मिलाकर मैं अपने हेवनली डीमन को काफी ज्यादा लेवल तक आगे बढ़ा सकता हूँ। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है कि मैं बाकी सभी लोगों से इस गेम में बहुत ही आगे निकल जाऊंगा। और बाकी जब इस वॉरियर किंग होते हैं वो उनके जो एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं हेवनली डीमन के अंदर डालने लगता है। हेवनली डीमन लेवल अप करने लगता है। हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश था, लेकिन इस खुशी के चक्कर में हम देखते हैं वो रोड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और एक जो ट्रक आकर उसे ठोक देता है, जिसके बाद हम उसे हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। उसकी आंखें खुलती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके सिर में अचानक से दर्द होने लगता है। उसे याद आता है एक ट्रक के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो अभी जिंदा कैसे है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक जो नर्स थी उसके पास आ जाती है जो उसे वॉरियर किम नाम से बुला रही थी। किम को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जो नर्स होती है वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक था। वो कहने लगता है एक्चुअली में मेरे नेम टेग पे वॉरियर किम लिखा है, ये कितना बड़ा मजाक है, लगता है कोई गलती हो गई होगी। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। उस दर्द को वो झेल नहीं पाता और काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है। पूरा हॉस्पिटल इस आवाज से काफी ज्यादा कांपने लगता है। नर्स तुरंत ही आ जाती है और कहती है वॉरियर किंग तुम मूव नहीं कर सकते, तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हुआ था। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है तुम्हें ट्रक ने एक हिट कर दिया था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम आसानी से मूव कर सकते हो। तुम्हारा यहाँ पर एक जो MRI और एक मैजिकल विजन टेस्ट है वो भी होने वाला है। हमारा एमसी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाने वाला था। वो कहता है मैजिक, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो सोचने लगता है पहले वॉरियर किंग और अब मैजिक, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हमें बताते हैं उसके काफी ज्यादा टेस्ट हो जाते हैं और उनके जो बिल था वो बनने लगता है। उसने एक्चुअली में अपने फ्रैक्चर के लिए यहाँ पर 22 मिलियन का यहाँ पर बिल बन गया था। वो काफी ज्यादा शौक था। वो कहता है आखिरकार मैं इस हॉस्पिटल में 4 ही दिन रहा था और इन 4 दिन में मेरा 22 मिलियन बिल कैसे बन सकता है। डॉक्टर यहाँ पर मेरे पास तो इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्या तुम उस पैसे को उसके अंदर कवर नहीं कर सकते। वॉरियर किंग काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। हम एमसी को वॉरियर किंग ही के नाम से बुलाएंगे। जो नर्स होती है वो कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी इंश्योरेंस मौजूद नहीं है और आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। हमारे यहाँ पर जो एक लीजन इंश्योरेंस होती है वो मैजिक टावर इंश्योरेंस के जरिए रिलीज की जाती है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई भी इंश्योरेंस नहीं थी। वॉरियर किंग काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। वो कहता है लीगन मैजिक टावर, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो अचानक से शांत हो जाता है और कहता है जरा
रुको, ये जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही हैं। मैंने इन सभी सारी चीजों को कहीं तो सुना है। उसे याद आने लगता है कि जो लीजन, मेज ग्रुप, मैजिक टॉवर और होली ऑर्डर, जो 4 चीजें हैं, मैंने यहाँ पर जो 4 फ्रिक्शन होते हैं जो पूरे सोल को डोमिनेट करते हैं, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है ये सारी चीजें जो सेटिंग है वो आर्कन सोल से बिलोंग करती हैं। वो बताता है इस दुनिया में यहाँ पर गॉड ने ह्यूमैनिटी को अबंडन कर दिया था। काफी ज्यादा पॉलिटिक्स सिटी होने के कारण साइंटिफिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। इस कारण से पूरी जगह जो पूरी अर्थ होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है और पूरे मॉन्स्टरों से बड़ी पड़ जाती है। ह्यूमनी ने काफी ज्यादा अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लिया था इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि आखिरकार अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये एक दुनिया ऐसी है जहाँ पर तुम्हें सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पावर नहीं है, तो तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। वो काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है। वो कहता है एक्चुअली मैं एक गेम के अंदर एंटर कर चुका हूँ। वो कहता है मैं इसे हैप्पीली तरीके से जीना चाहता था, लेकिन मैं एक्चुअली में एक वॉरियर किंग नाम के जो ट्यूटोरियल कैरेक्टर है उसको पजेस कर लिया हूँ और मुझे लगता है कि मैंने जो वॉरियर किंग की जो एक्सपीरियंस पॉइंट थे उसे निकालने की कोशिश की थी। इस वजह से मुझे जो डिवाइन पनिशमेंट है वो मिल रही है। वो उसके घर पे पहुंच जाता है जो काफी ज्यादा ओल्ड और स्मॉल अपार्टमेंट होता है। वो कहता है वॉरियर किंग यहाँ पर काफी ज्यादा पुअर था, मेरी जिंदगी काफी ज्यादा खराब होने वाली है और मेरी बॉडी की कंडीशन भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं और इस बॉडी के साथ ना मैं पैसों को कमा सकता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ। वो कहता है अगर ये एक्चुअली में आर्कन सोल है तो थ्योरी के हिसाब से सून यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हो जाने वाली है। डायमेंशनल रिफ्ट ओपन होने के कारण मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और डीमन गॉड का रिवाइवल भी हो जाएगा, जिस कारण से जो मॉन्स्टर्स की क्वांटिटी थी वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और अगर तुम्हें यहाँ पर जीना है तो तुम्हें यहाँ पर लेवल अप करना होगा, अपनी पावर को बढ़ाना होगा, नहीं तो ये प्लेस बिल्कुल लिविंग हेल के समान हो जाएगी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज को किस तरीके से करेगा। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि मैं मर जाने वाला हूँ। लेकिन तभी वो किसी चीज को सोचने के बाद थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है चलो रुको। वो अपने यहाँ पर एक पेन को लेकर अपने हाथ को यहाँ पर मारने लगता है और कहता है कि मुझे इस चेक करने की जरूरत है, मैं जितना जल्दी करूंगा उतना ही ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वह अपने पेन को अपने हाथ के अंदर घुसा देता है जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं उसका जो हैंड था वो काफी ज्यादा इजीली तरीके से और फास्ट तरीके से हील हो जाता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। वॉरियर किंग कहता है ये एक्चुअली में वर्क कर रहा है। हमें बताते हैं उसने एक ट्रेड को ऑब्टेन कर लिया था जो उसकी पावर होती है, जो कि बाउंड रिकवरी ट्रेड होता है। वो किसी भी बाउंड को बड़ी आसानी से रिकवर कर सकता है। जिसके बाद वो हमें बताने लगता है कि उसने काउंटलेस वॉरियर किंग को राइज किया था क्योंकि उसके पास जो फ्री ट्यूटोरियल क्रेट होता है उसके पास एक ट्रेड होता है कि वो किसी भी कैरेक्टर के बेस पर एक ट्रेड को हासिल कर सकता है। तुम किसी भी ट्रेड को अनलॉक कर सकते हो और उन्हें यहाँ पर साइमल्टेनियसली स्विच भी कर सकते हो। जो वॉरियर किंग था मैंने उसे यहाँ पर काफी ज्यादा फ्रीडम के साथ और काफी ज्यादा अलग अलग कैटेगरी में उसे लेवल की लप किया था। मेरे जैसे एक बंदे को जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी के ऊपर रिलाई करता है, वॉरियर किंग जैसा एक जो कैरेक्टर है वो मेरे लिए परफेक्ट होने वाला है, ना कि जो हाई रियलिटी का कैरेक्टर है। इसका मतलब तो यही है कि मैं यहाँ पर जो वॉरियर किंग बन चुका हूँ। अब मेरे पास एक ऐसी पावर है जिसके बलबूते पर मैं अपने आप को रिवाइव मतलब कि बड़ी आसानी से हील कर सकता हूँ। उसके पैर में जो चोट लगी हुई होती है और ट्रक के एक्सीडेंट के कारण उसे जो कुछ भी हुआ था वह उसे अपने ट्रेड के बलबूते पर बड़ी आसानी से रिकवर कर लेता है। जिसके बाद हमें बाहर सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाते हैं। एमसी बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर पुअर हो, तुम्हारे पास पावर नहीं है, तो तुम्हें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए लक की जरूरत है और अगर तुम्हारा लक खराब हो जाता है तो तुम डेफिनेटली यहाँ पर मारे जाने वाले हो। तुम्हें अपने रैंक को बढ़ाना होगा और हमारा एमसी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हर कुछ करने वाला था। वो मॉन्स्टर को बढ़ाकर अपनी रैंक को बढ़ाने लगता है। वो बताता है मेरे पास नॉलेज है जो मैंने 10,000 घंटे बिताए थे इस गेम को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही वो रैंक 9 पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक प्लेस पर पहुंचता है और वो काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। वो कहता है वॉरियर किंग की बॉडी मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हमें बताते हैं वो जिस प्लेस पर पहुंचा था वो प्लेयर पर्सोनल होता है। एक बंदा उससे कहता है तुम्हारा नाम वॉरियर किंग है और तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम इस जैसी प्लेस पर पहली बार आए हो। हमारा एमसी कहने लगता है कि हाँ, मैं पहली बार जो मानव प्यूरिफिकेशन उसमें ज्वाइन करने वाला हूँ। वो मन में सोचने लगता है मुझे इस तरीके के गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा अर्न करना पड़ेगा और मुझे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो सामने वाला बंदा होता है हमें उसके बारे में बताते हैं। वो प्लेयर पर्सोनल का डायरेक्टर होता है जिसका नाम चॉय सियोनसो होता है। वो बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो डंजन क्लियरिंग का काम होता है वो किस तरीके से किया जाता है। सिर्फ उसे नाम के लिए मानव प्यूरिफिकेशन कहा जाता है, लेकिन वो असल में कुछ काम और ही होता है। हमारा एमसी कहता है मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। तो जो बंदा चॉय था मतलब कि डायरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारे रिज्यूम के अंदर तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसको लेकर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूँ। हमारा एमसी सोचने लगता है मुझे पहले से ही पता है, मुझे ये सारी चीजें बताने बंद कर दो। वो बताता है कि जो यहाँ पर कंटामिनेट माना होता है उसे क्लियर करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए हम जैसे लोगों का यूज किया जा सकता है। जो कंटामिनेट माना होता है वो मॉन्स्टर के कारण होता है, जो आर्केनाइन सोल होता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर पाए जाते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर की क्वांटिटी वहाँ पर बढ़ जाती है। और ये सारा काम डंजन क्लीनिंग का हम लोग करते हैं। ये
ये पूरा ट्रेस का काम होता है। इसी बीच काफी ज्यादा कंटामिनेट माना के कांटेक्ट में आने के कारण लोग काफी ज्यादा उस माना को रिएक्ट करते हैं, या तो वो म्यूटेटेड हो जाते हैं या फिर उनकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और अगर उसी बीच कोई म्यूटेटेड हो जाता है, उसके पास काफी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो अकेले उसकी टीम को खत्म कर सकता है। तभी डायरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर ठीक है, अगर तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता है और जब हमारे पास इनफ पीपल हो जाएंगे तो मैं तुम्हें उस टीम के अंदर असाइन कर दूंगा और तुम्हें तुरंत ही कॉन्टेक्ट कर दिया जाएगा। हमारा एमसी इसके लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। डायरेक्टर कहने लगता है कि यहाँ पर मैंने तुम जैसे लोगों को काफी ज्यादा देखा है जो पैसे कमाने के लिए इस तरीके के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि वो पैसे कमाने लगे हैं वो कम्प्लीटली अपने खाली हाथों के साथ वापस जाने पड़ते हैं। लेकिन हमारा एमसी हंसता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं प्रोबेबली तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा होने वाला हूँ। और वो एक काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए चलना जाता है। वो कहता है फ्री टू प्ले, एक प्लेयर जो मेरी एक्सपर्टीज है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके लिए पैसे नहीं कमाऊंगा? हमें बताते हैं बार्गर किंग इस मेन इस कैरेक्टर को हमारे एमसी ने परचेज किया है, जिसके साथ उसने यहाँ पर गेम खेला है, वो भी 10,000 घंटों तक। उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। तभी हमें एक बंदा बताते हैं जो कि लीडर होता है उस कंटामिनेट माना को क्लीन करने वाली टीम का, एक बंदा जिसका नाम डियर था। वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे जैसा एक जो सिटी न्यूबी है वो हमारी टीम को ज्वाइन क्यों करने वाला है? एमसी कहता है आई गेस तुम इस बारे में क्या कह रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझे इस टीम को असाइन कर दिया गया है, वो भी टीम मतलब कि जो डायरेक्टर है उसके द्वारा। तभी जो डियर था वो हमारे एमसी की कॉलर को पकड़ कर उठा लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम किसी प्लेग्राउंड में जाने वाले हैं? तुम्हें ये सारी चीजें मजाक के तौर पर लगती हैं? तुम्हारी जो डिटर्मिनेशन है, तुम्हारी आंखों के पीछे जो होनी चाहिए वो कहाँ है? मुझे कहीं भी दिखाई दे नहीं रही है और मुझे तो लगता है कि तुम बाद में मुझसे भीख मांगने वाले हो तुम्हें बचाने के लिए। अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं अपने हाथों से ही तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा, और अगर मुझे कहीं पर भी लगा कि तुम म्यूटेटेड होने वाले हो तो मैं तुरंत ही बिना हिचकिचाहट के बिना किसी चीजों को कंफर्म किए मैं तुम्हें वहां पर मार दूंगा। एमसी कहता है कि मैं इस चीज को याद रखूंगा। वो मन में सोच रहा था कि आखिरकार ये मुझे पहले से ही जो न्यूबी को टारगेट क्यों कर रहा है, मुझे तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये गेम में वैसा जो रियल लाइफ में दिखता था वो वैसा नहीं है, काफी ज्यादा बदलने लगा है। मुझे पता है कि ये एक कैरेक्टर है जो कि आर रैंक का कैरेक्टर है, लेकिन अभी इसकी जो अवेकनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। अवेकनिंग होने के बाद इसके जो पैर होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिस कारण से वो स्पीड से भाग भी सकता है और किक भी कर सकता है। तब एक बंदा और वहां पर आ जाता है जो कहने लगता है डियर तुम इस तरीके से नहीं कर सकते, हमारे पास वैसे ही लोगों की कमी है और अगर तुम न्यूबी को डरा दोगे तो हमारी टीम कैसे मदद करने वाली है? हमें काफी ज्यादा काम करना होगा। हमें बताते हैं ये भी डंजन क्लीनिंग टीम का एक बंदा होता है जिसके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस है और इसका नाम है डोंगयोक होता है। डियर कहने लगता है मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था, उसे बता रहा था कि हमारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आना, और जरा तुम इसकी हालत को देखो, मुझे तो लगता है ये बिल्कुल न्यूसेंस है, हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उस एरिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे एमसी को डियर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इसे जल्द ही यहाँ पर खत्म कर देने वाला हूँ, लेकिन जो हॉट टॉक होता है वो कहता है तुम्हें उससे बॉदर करने की कोई भी जरूरत नहीं। वो काफी ज्यादा बाहर से रफ दिखाई देता है लेकिन एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस डंजन मतलब की जो कंटामिनेटेड माना एरिया होता है उसके अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां से काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। वो गेट को ओपन करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वो गेट को ओपन करते हैं वहां पर काफी ज्यादा जो स्मेल थी वो बढ़ जाती है और बहुत सारे जो स्लाइम थे अलग अलग प्रकार के तो दिखाई देने लगते हैं। जो स्लाइम होते हैं वो लो रैंक मॉन्स्टर होते हैं जो कंटामिनेटेड स्लाइम के नाम से जानते हैं। जब तुम कंटामिनेटेड माना को क्लीन करने के लिए जाते हो तो जो बेसिक मॉन्स्टर है वो तुम्हें कंटामिनेटेड स्लाइम ही मौजूद दिखाई देते हैं जो काफी ज्यादा वीक होते हैं कॉम्बैट ब्रेक करने के लिए। लेकिन एक रीजन होता है उनसे फाइट करने में हमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो उनके कोर होते हैं उन्हें ढूंढने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बंदा स्लाइम को मारता है लेकिन उसका कोर डिस्ट्रॉय नहीं होता, जिस वजह से स्लाइम कटने के बाद भी मारा नहीं जा सकता। तुम्हें स्लाइम्स को मारने के लिए उनकी बॉडी के अंदर मौजूद कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, अदरवाइज तुम उन स्लाइम को कभी भी नहीं हरा सकते। और उनकी क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण और स्पीड भी बहुत ही ज्यादा होती है, तुम्हें काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जो सभी लोग मौजूद थे टीम के अंदर वो स्लाइम को डिफीट करने में काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार जो कंटामिनेटेड माना है इनका कोर अंदर का मौजूद है वो हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से चलता रहा तो हम काफी ज्यादा कंटामिनेटेड होते जाएंगे। लेकिन तभी हमारा एमसी एंट्री लेता है और वो सभी से पीछे हट जाने के लिए कहता है। वो अपने सोबल की मदद से एक बंदे के ऊपर खून जाता है और कहता है कि मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। वो स्लाइम को मारने के लिए उस बंदे के दोनों पैर के बीच में से मार देता है। जो स्लाइम था उसका कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्लाइम मारा जाता है। वो बंदा यहाँ पर लगा था कि उसका जो यहाँ पर बीपी था वो खत्म हो जाने वाला है। वो बंदा बेहोश हो जाता है। लेकिन वॉरियर किंग कहता है मैं तो अभी वार्म अप ही हुआ हूँ, अभी तो बहुत ही ज्यादा मुझे काम करना बाकी है। वो बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से सभी स्लाइम्स को मारते जा रहा था। वहां पर जो सारे उनके कोर होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। डियर के साथ में जो सभी लोग थे वो कहने लगते हैं बहुत दहल आखिरकार ये क्या है। उसका जो क्लिंग करने का तरीका है वो तो एक क्लिंग मशीन बन चुका है। वो एक ही स्ट्राइक में सारे स्लाइम की जो कोर है उन्हें डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हमारा एमसी कहने लगता है ऑफकोर्स ये पॉसिबल है। 2 दिन पहले उसने काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो एक पूरे मार्केट के अंदर जमीन पर रह रहा था। सभी लोग उसे काफी ज्यादा गंदे तरीके से देख रहे थे
क्या ये बंदा पागल हो चुका है, लेकिन इस तरीके से उसे एक कॉइन मिल जाता है और उस कॉइन को ढूंढने के कारण उसे एक ट्रेड भी एक्वायर हो जाता है जो ट्रेजर हंट का था। वो बताता है कि ये वॉरियर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर हंट का जो ट्रेड होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो उस चीज को पाने के बाद काफी ज्यादा खुश लग रहा था। हमें बताते हैं कि इसी तरीके से उसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स थे उन्हें हासिल कर लिए। बहुत ही ज्यादा गंदगी में जाने के बाद, डस्टबिन में सांस लेने के बाद उसे यहाँ पर कंटामिनेटेड रेजिस्टेंस का भी एक ट्रेड मिल जाता है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा था। ऐसे ही उसने और भी ज्यादा ट्रेड्स को हासिल कर लिया था, जैसे कि कंटामिनेशन रेजिस्टेंस, बाइगर, स्ट्रेंथ, सिंथेसिस, ट्रेजर हंट और एक रिकवरी वाला भी कर लिया था। उसके पास 6 ट्रेड हो चुके थे जो उसकी पावर को बढ़ाने के लिए और इस तरीके के एरिया में जाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जो ट्रेजर हंट होता है वो ट्रेजर को हंट करने के साथ साथ जो अपोनेंट की वीकनेस है उसे फाइंड करने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से वो स्लाइम के अंदर मौजूद होने वाले जो कोर है उसे बड़ी आसानी से फाइंड कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और स्लाइम मारे जाते हैं। हम देखते हैं वो सारे स्लाइम को मार देता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंटामिनेटेड जो लिक्विड होता है वो सभी के ऊपर गिरने लगता है। लोग कहते हैं केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर तुम काफी ज्यादा कंटामिनेटेड हो जाते हो तो तुम म्यूटेट भी हो सकते हो या फिर मारे जा सकते हो। सभी स्लाइम को मारने के बाद वॉरियर किंग उनसे कहता है ऐसा लगता है कि जो मैंने हार्ड वर्क किया था वो मुझे पे करने वाला है। वॉरियर किंग का जो लोअर मतलब कि लेवर स्पेशलिटी वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। हमें बताते हैं कंटामिनेशन रेजिस्टेंस होने के कारण उसे कंटामिनेटेड माना से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऐसे ही रात हो जाती है, वो उस जगह को क्लीन करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन हमारा एम्स ज्यादा काम करने की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसने आज पूरे दिन भर काम किया था। तभी हॉट डॉग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर तुमने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया और तुम्हारी बदौलत से हम काफी ज्यादा जल्दी घर आ चुके हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो बंदा कहने लगता है वॉरियर किंग से क्या तुम भी यहाँ पर डियर की तरह अवेकन होने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन हमारा एमसी कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि मैं तो बस जो मिलिट्री एक्सपीरियंस था सोबल के कारण उसी का शुक्रिया कि मैं इस तरीके से फाइट कर पाया, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तभी हॉट डॉग के जो सामने के सींग होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं। इस चीज को हमारा एमसी भी देख लेता है। वो कहता है इसके अंदर जो काफी ज्यादा म्यूटेशन के सिम्टम्स हैं वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अगर उसने और भी ज्यादा कंटामिनेटेड माना एरिया को विजिट किया तो उसके जो म्यूटेशन है वो बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाएगा और ये हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। वो हॉट डॉग से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कल के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम्हारी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हॉट डॉग कहता है नहीं, मेरा जो म्यूटेशन है वो इतने ज्यादा भी अच्छा नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पर रेस्ट कैसे कर सकता हूँ जब मेरे ऊपर इतना ज्यादा डेप्ट कलेक्टर का जो डेप्ट है वो मेरे ऊपर मौजूद हो। एमसी भी सोचने लगता है ये सही बात है, आखिरकार इस तरीके की जो जॉब है वो पर्सन क्यों करने वाला है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। वो ऐसे ही अलग अलग एरिया को क्लीन करने लगते हैं, लेकिन हमारा एमसी की हालत अब उतनी ज्यादा खराब नहीं होती। वो पहले काफी ज्यादा थक जाता था, लेकिन अब उसे डिफीट करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाकी सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। खास करके जो हॉट डॉग था उसका म्यूटेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। एमसी कहता है कि मैंने उससे कहा था कि तुम्हें इतना ज्यादा पुश करने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी डियर यहाँ पर एमसी के पास आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम अगली जगह पर जाने के लिए तैयार हो, क्या ये इसलिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। डियर उससे कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम कभी भी इस पार्टी का पार्ट नहीं बन पाओगे और बहुत ही जल्दी निकल जाओगे, लेकिन तुमने आज बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। वॉरियर किंग हंसता है और कहता है यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एमसी मन में सोचने लगता है कि ये तो मेरे न्यू ट्रेड जो मॉन्स्टर क्लीनिंग के वक्त मैंने अर्न किया था, उसी कारण से मेरा जो बाकी का समय है वो काफी ज्यादा इजी तरीके से मुझे इन सारी चीजों को करने में काफी ज्यादा मदद मिल रही है। और वो डियर को सोचकर देखकर सोचने लगता है कि उसका भी आर रैंक ट्रेड होने के कारण, मतलब कि आर रैंक के लेवल होने के कारण वो भी काफी ज्यादा लंबे समय तक होल्ड कर पा रहा है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन वो भी काफी ज्यादा टायर्ड था। तभी हम देखते हैं हॉट डॉग कम्प्लीटली तरीके से म्यूटेशन होने लगता है, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, उसकी बॉडी में काफी ज्यादा स्पाइक आने लगते हैं। तभी डियर सबकी उनके हट जाने के लिए कहता है और कहता है ये क्या हो रहा है। वॉरियर किंग समझ जाता है और कहता है अभी ये मत करना। हम देखते हैं जो हॉट डॉग था वो अपनी कॉन्शियसनेस को खोते जा रहा था और वो पूरी तरीके से म्यूटेट हो जाता है। यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजिव होता है और जो सारे लोग उसके पास में मौजूद थे वो काफी ज्यादा दूर फेंका जाते हैं और वो माना जो कंटामिनेटेड माना होता है वो हमारे एमसी के पास आ पा रहा था। वो कहता है क्रैप अब तो हमारी लगने वाली है, क्योंकि हॉट डॉग काफी ज्यादा साइज में बड़ा हो चुका था। उसके साइड में जो सारे उसके टीममेट थे वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और वो इस तरीके के म्यूटेटेड मॉन्स्टर से आखिरकार कैसे बचने वाले हैं। हॉट डॉग कम्प्लीटली तरीके से म्यूटेट हो चुका था, सभी लोग सैनिटी को खो चुके थे और हमारा एमसी के पास ऐसे भी जो कोई ट्रेड मौजूद नहीं था जो कॉम्बैक्ट के लिए उसकी मदद करने वाला था। वो सिर्फ ऐसे ही ट्रेड को अचीव किया हुआ था कि जो उसे क्लीनिंग के लिए मदद करने वाले हैं। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो हॉट डॉग के साथ कैसे फाइट करे। उसे लगता है कि वो अब मारे जाने वाला है।
हम देखते हैं जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर होता है वो वॉरियर किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और उसी अटैक में हमारे एमसी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो कहता है हमारे बीच में जो पावर डिफरेंस वो काफी ज्यादा बड़ा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन वो अभी जिंदा था, इस वजह से उसे एक एंड्योरेंस नाम का ट्रेड मिल जाता है। तभी उसे याद आता है, वो कहता है हाँ मेरे पास ट्रेड मौजूद है, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकता, मुझे सर्वाइव करने के लिए उस चीज को डिफीट करने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा और सबसे पहले मुझे कुछ ट्रेड को डिलीट करने की जरूरत है। वो देखता है स्ट्रेंथ जो कि उसे काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दूसरा ट्रेड उसका माना कंट्रोल था, वो भी उसे माना कंट्रोल में काफी ज्यादा मदद करने वाला था। एंड्योरेंस भी उसे डैमेज को रिड्यूस करने के लिए जरूरत होती है और जिसके बाद माना एब्जॉर्प्शन और एक रिजनरेशन की भी ट्रेड होता है, उन दोनों की भी उसे जरूरत थी। लास्टली उसके पास करप्शन रेजिस्टेंस का ट्रेड ही बचा था। उसे यहाँ पर उसे डिलीट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस तरीके से वो भी म्यूटेटेड हो सकता था। वो कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करूँ, लेकिन भाई फिर भी उन सभी ट्रेड के साथ मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मॉन्स्टर उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। हमारा एमसी अपने स्ट्रेंथ की मदद से, क्योंकि उस स्ट्रेंथ ट्रेड को यूज करने के कारण हमें बताते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 गुना तक बढ़ जाती है। वो मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है और कहता है नाइस, ये वर्क करने वाला है, मुझे इसी तरीके से वर्क करने की जरूरत है। लेकिन जो मॉन्स्टर था उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो हवा में ही एक पिनवॉल तरीके का बन जाता है और तुरंत ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ हमारे वॉरियर किंग की तरफ से बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वो एक छलांग लगाने के बाद सीधे एमसी के ऊपर लैंड करने वाला था। एमसी की हालत तो यहाँ पर काफी ज्यादा फटी की फटी रह जाती है, लेकिन हम देखते हैं भाई मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हम बताते हैं कि वो एंड्योरेंस की मदद से इस चीज को यहाँ पर रोक पाया था, क्योंकि एंड्योरेंस का यूज करने की वजह से उसका जो डिफेंस था वो भी 10 गुना तक बढ़ जाता है। वॉरियर किंग फिर से यहाँ पर उसकी तरफ अपने स्ट्रेंथ का यूज करने के कारण अटैक कर देता है। मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक था कि अभी तक ये जिंदा कैसे है, लेकिन वो हमारा एमसी सोच रहा था अगर मुझे डिफेंस ही करता रहा तो जल्दी स्टेमिना खत्म होने के कारण मैं अपने ट्रेड को यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द अटैक कर इसे खत्म करने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर था वो अपने जो स्पाइक थे उन्हें शूट करने लगता है, लेकिन वो एक शूट से तो बच जाता है, लेकिन मॉन्स्टर काफी ज्यादा शूट कर देता है, जिस वजह से उसकी जो बॉडी थी वो छल्दी छल्दी हो जाती है। लेकिन वॉरियर किंग फिर भी नहीं रुकता, वो कहता है बस थोड़ी और देर मैं उसे हरा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं काफी ज्यादा मेहनत करने के कारण भी वो वॉरियर किंग की एक यूजलेस बॉडी के अंदर था, वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा था। पहले उसका एक हाथ यहाँ पर टूट जाता है, फिर दूसरा हाथ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मॉन्स्टर उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगता है। वो कहता है जैसे मैंने सोचा था कि मैं इस तरीके से यहाँ पर अपनी जो वॉरियर किंग की बॉडी है इस यूजलेस बॉडी के तरीके से नहीं जीत सकता। मॉन्स्टर उसके ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और वो उस अटैक में क्रैश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं जब मोबाइल के अंदर गेम खेला करता था उसके लिए मुझे एक बटन को दबाने की जरूरत थी और मैं सभी को डिफीट कर देता था, क्योंकि मैंने उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ खेला था। लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आखिरकार जो कैरेक्टर है उसे इस तरीके से फाइट करने में किस तरीके से फील होता होगा। और राउट नाउ जो मेरी कंडीशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर खराब हो चुकी है। मेरे तरीके से जो एक मीडिया ट्रेड का बंदा है वो उस तरीके से सफर करने के लिए बना है। हम देखते हैं हमारा एमसी अभी मरा नहीं था, क्योंकि लास्ट अटैक के दौरान उसने अपने आप को एक ट्रेड और हासिल कर लिया था जो कि म्यूटेटेड मसल होता है। उसकी मसल्स काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल हो जाती हैं। वो कहने लगता है कि मुझे अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ा इस ट्रेड को यूज करने के लिए। वो बताता है कि जब रेकलेसली मैं उसके ऊपर अटैक कर रहा था उसके जो स्पाइक्स थे वो मेरे अंदर जाने लगे थे और उस दर्द को सप्रेस करने के लिए उसने माना हार्ट का यूज किया था, जिसके बाद उसने उसे बंद करने के बाद तुरंत स्ट्रेंथ को यूज किया और उन दोनों के यहाँ पर कंबाइन को यूज करने के बाद जो म्यूटेंट मसल होती हैं उस नाम का उसे ट्रेड मिल जाता है। लेकिन म्यूटेटेड मॉन्स्टर अभी रुकने वाला नहीं था, वो फिर से वॉरियर किंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार वॉरियर किंग उसे भी कांटे की टक्कर देख रहा था और जो मॉन्स्टर था वो एक्चुअली में पीछे हटने लगता है। हमारा एमसी उसे ओवर पावर करते जा रहा था और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। लेकिन तभी हम देखते हैं जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर था वो अपने पंचों के अंदर भी जो स्पाइक्स थे उन्हें बना लेता है और वॉरियर किंग की काफी ज्यादा धुलाई करने लगता है। इस तरीके से वो मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाते जा रहा था। उसकी पावर को देखकर हमारा वॉरियर किंग समझ जाता है कि वो पहले अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज भी नहीं कर पा रहा था। मॉन्स्टर के पास अभी काफी ज्यादा पावर मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं उसे एक और ट्रेड मिल जाता है जो कि म्यूटेटेड बॉडी का था। हम देखते हैं पहले उसके हाथ ही म्यूटेटेड हुए थे, लेकिन इस बार पूरी बॉडी ही म्यूटेटेड हो जाती है। वो भी अब जो मॉन्स्टर था उसकी साइज का हो चुका था और उसके पास भी काफी ज्यादा पावर थी। हमारा एमसी की हालत भी थोड़ी सुधर चुकी थी। वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रो हो पाया हूँ, और वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं इस बार उन दोनों की पावर इक्वली मैच कर रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को पंच किए जा रहे थे। तभी जो डियर था वो होश में आने लगता है। वो कहता है आखिरकार क्या चल रहा है, काफी ज्यादा हल्ला भी हो रहा है। वह उड़ते ही देखता है कि जो हॉट डॉग था वो म्यूटेटेड हो चुका था और उसके सामने जो वॉरियर किंग था वो उसके साथ फाइट कर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार जो वॉरियर किंग है उसके पास जो सुपर ह्यूमन जैसी पावर है वो कैसे हो सकती है, या फिर वो भी म्यूटेटेड हो चुका है। वो एक म्यूटेटेड बीस्ट से फाइट कर रहा है। आखिरकार वो इक्वल फुटिंग उस जैसे मॉन्स्टर से फाइट
फाइट कैसे कर सकता है। हम देखते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा पंचेस के बाद साथ में पीछे पड़ जा रहे थे, क्योंकि उन दोनों की जो पावर थी वो सिमिलर होती जा रही थी। इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा एमसी था वो डिसएडवांटेज में जाते जाएगा, क्योंकि स्टेमिना कम होने के कारण उसकी पावर कमती जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंटामिनेटेड माना को यूज करने के बाद जो मॉन्स्टर की स्टेमिना वो बिल्कुल भी कम नहीं होती। एमसी फिर से सोचने लगता है ये काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस बची नहीं है। वो फिर से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपने जो कंटामिनेटेड रेजिस्टेंस का ट्रेट होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने आप को बिलीव करना होगा, और वह उसे एक्टिवेट करने के बाद डिलीट कर देता है। इस चीज को सुनने के बाद जो डियर था वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज को देख पा रहा था, क्योंकि जो वॉरियर किंग था वो म्यूटेटेड होने लगता है। वो एक पूरे मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है। वो भी हॉट डॉग की तरह एक पूरा म्यूटेटेड बीस्ट बन चुका था। हम देखते हैं जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर होता है वो हॉट डॉग की तरफ अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर हमारे वॉरियर किंग की म्यूटेशन की इतनी ज्यादा पावर होती है कि उस पावर के बलबूते पर म्यूटेटेड मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कर पाता। डियर को काफी ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है आखिरकार ये क्या है। हमारा एमसी काफी ज्यादा ओवर पावर लगने लगता है। वो एक बिल्कुल बीस्ट की तरह दिख रहा था जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। डियर कहने लगता है ये तो एक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर से फाइट करते समय खुद ही एक म्यूटेंट बन चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे भी मार देगा। हम देखते हैं वॉरियर किंग के पास एक म्यूटेटेड नाम का ट्रेड भी आ जाता है, लेकिन क्या वो इस म्यूटेटेड ट्रेड को कंट्रोल कर पाएगा। हम डियर को देखते हैं वो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसके सामने वॉरियर किंग एक मॉन्स्टर फॉर्म में खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस सिचुएशन से अपने आप को जिंदा वापस कैसे ले जा सकता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है उसके ऊपर परछाई आ रही थी जो कि म्यूटेटेड वॉरियर किंग की थी। वो अपने हाथ को डियर के ऊपर रख देता है। जैसे ही वो वॉरियर किंग का हाथ डियर के ऊपर आने लगता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मारे जाने वाला है, लेकिन थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं होता। वो अपनी आंखों को खोलकर देखता है जो वॉरियर किंग था वो अपने ओरिजिनल ह्यूमन के फॉर्म में आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद डियर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो अपने ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में कैसे आ सकता है। लेकिन इतने के बाद ही जो वॉरियर किंग था वो बेहोश हो जाता है। वो कहता है मैंने कर दिया, उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। हम देखते हैं लास्ट टाइम उसने जो माना करप्शन को बंद किया था तब वो अपने म्यूटेटेड फॉर्म और मसल म्यूटेशन को यूज कर रहा था। इस वजह से जब तुमने करप्शन रेजिस्टेंस के ट्रेड को डिलीट किया था उसकी पूरी बॉडी एक म्यूटेशन फॉर्म में चली गई थी, जिस कारण से तुम अगर अपनी जो माइंड को कंट्रोल में रखते हो और अपनी कॉन्शियसनेस को अपने साथ रखते हो, तुम अपने आप को बिलीव करते हो, तो तुम जो म्यूटेशन है उसे ओवरटर्न कर सकते हो। लेकिन ये एक गैम्बल था, इसमें मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी एक यहाँ पर म्यूटेटेड मॉन्स्टर बन चुका था। लेकिन इस वजह से मैंने एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर का जो ट्रेड है उसे भी हासिल कर लिया है। लेकिन एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर में तब्दील होने के बाद भी मुझे लास्ट टाइम में इसे स्विच करने के लिए जब जो म्यूटेशन फॉर्म में मैं मौजूद था मुझे अपने करप्शन रेजिस्टेंस को यूज करना पड़ा था, जिस वजह से जो म्यूटेशन था वो खत्म हो जाता है। अगर मैं म्यूटेशन फॉर्म में अपने करप्शन को यूज नहीं कर पाता, अगर मैं उसे एक्टिवेट नहीं कर पाता, तो मैं एक पागल मॉन्स्टर की तरह यहाँ पर रहने वाला हूँ। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है। हम देखते हैं हमारे एमसी को होश आ जाता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर की जो मसल्स हैं वो मूव कर रही हैं, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं इस तरीके की चीजों को फिर से एंड्योर नहीं करने वाला। लेकिन मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे लेवल 1 का माना कोर मिल जाता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और कहता है मैंने जो कुछ भी किया इसके लिए काफी ज्यादा वर्थ है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है इसके जरिए मैं काफी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। मैंने जैसा सोचा था जो क्लीन अप का काम है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तब डियर और उसके साथियों को भी पूरी तरीके से होश आ जाता है। वो वॉरियर किंग से कहने लगते हैं क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। वॉरियर किंग उसको पीछे से देखने लगता है। डियर उससे कहता है तुम म्यूटेटेड बन चुके थे, लेकिन क्या हुआ, तुम फिर से ह्यूमन फॉर्म में कैसे आ चुके हो। एमसी सोचने लगता है ये काफी ज्यादा एनोइंग है, अगर र्यूमर फैल गया मेरे खिलाफ तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो एमसी उन सभी से कहने लगता है ये एक तरीके का गैम्बल है। मैं यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस के कारण शायद मेरी विल पावर ज्यादा थी, इस तरीके से मैं फिर से ह्यूमन बन पाया हूँ। ये एक लक का काम था। लेकिन जो डियर था उसे यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद हमारा एमसी उनके हाथों में 0 लेवल के बहुत ही ज्यादा जो माना कोर होता है वो पकड़ा देता है और कहता है कि मुझे अब वापस जाना चाहिए, मुझे जो फेरस एयर है उसकी जरूरत है। उन माना को देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जो माना कोर थे वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। जाते समय हमारा एमसी सोचने लगता है मैंने उनकी जान को भी बचाया है, साथ में उन्हें बहुत ही ज्यादा माना कोर को दे भी दिया है। वो मेरे इस सीक्रेट को अपने साथ ही रखने के लिए तैयार हो जाने चाहिए। जो डियर था वो कुछ सोच रहा था, लेकिन जिसके बाद हम सीन शिफ्ट हो जाता है। एक प्लेस पर दिखाते हैं जहाँ पर हम डायरेक्टर को देखते हैं। वो किसी से कह रहा था कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, तुम्हारे इस हार्डशिप के लिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेवल नहीं दे सकता। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वॉरियर किंग होता है। वो कहने लगता है हाँ मैंने हार्ड वर्क तो किया है, लेकिन मैं उसे उसके पैसे भी मिलने वाले हैं। वो सोचने लगता है आखिरकार ऑल ऑफ द
ज्यादा सडन, ये मुझे यहाँ पर चाटने क्यों लगा है। तभी डायरेक्टर उससे कहने लगता है एनीवे, मुझे लगता है कि तुम एक यहाँ पर सुपर ह्यूमन हो। अगर तुम ऐसी बात थी तुमने मैंने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें इस तरीके से कभी भी ट्रीट नहीं करता। और तुम्हारे जो क्लीन अप का वर्क है उसे भी काफी ज्यादा अच्छे प्रॉपर तरीके से हैंडल करने वाला था। हमारे एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। आगे हमें बताने लगते हैं आर्कन सोल गेम के अंदर जो सुपर ह्यूमन होते हैं वो अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लेते हैं, जो उन्हें पावरफुल माना को यूज करने में मदद करता है और उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ी जाती है और उनकी स्ट्रेंथ और पावर की कोई सीमा नहीं रहती। इस दुनिया में जो अथॉरिटी होती है सुपर ह्यूमन की, वो बेसिकली एक नोवेल के समान में हो सकती है। अगर ऐसा लगता है उसे कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ तो मैं उसे जीतने दे सकता हूँ। वैसे भी मैंने एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर को भी हराया है, तो शायद मैं भी सुपर ह्यूमन हो सकता हूँ। अगर उसे लगता है कि वो मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ तो मैं उसे सोचने दे सकता हूँ, इसमें मेरा यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है। तभी डायरेक्टर कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारे क्लीन अप काम के लिए पे कर देना चाहिए। वो बहुत सारे पैसे को निकालता है। हमारा एमसी सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है और वो मन में सोचता है कि यहाँ पर सुपर ह्यूमन अगर वो सोचता है तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा मदद होने वाला है। तो डायरेक्टर उससे कहता है कि तुमने 5 रीजन को क्लीन किया था, बेसिकली तुम्हारे 20% फीस के मुताबिक टोटल जो बनता है वो 50 मिलियन हो सकता है और अगर हम इसे डिवाइड करें तो तुम सभी के पास 5 मिलियन आने वाले हैं। लेकिन इस बार ये सारी चीजें कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से होंगी। तो सारे पैसों को टेबल के ऊपर रख देता है और वॉरियर की नजर तो सिर्फ पैसों के ऊपर होती है। वो बताने लगता है तुम्हारा जो 5% फीस होती है उसके अंदर से यहाँ पर जो हम 20% को काटते थे, इस बार हम सिर्फ 5% को काटने वाले हैं और साथ ही में तुम्हें बोनस भी देने वाले हैं। तुम्हारे जो टोटल पैसे होते हैं वो अब सिर्फ 20 मिलियन की जो तुम्हारी पेमेंट होती है वो बन पाती है। इन पैसों को देखकर हमारे एमसी के तो मुंह यहाँ पर फटा का फटा रह जाता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि यहाँ पर इस तरीके के काम को मैं करने के लिए आगे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा मदद करूंगा। वो कहता है सुपर ह्यूमन होना यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है और कहता है कि मैं इस मनी को कहाँ पर स्पेंड कर सकता हूँ। बाहर आते ही उसे एक बंदा मिल जाता है। वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा पैसे भी मिल चुके हैं। एमसी सोचने लगता है कि आखिरकार इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैंने इसके साथ एक बार काम किया था। वो बताता है मैंने अपने काम को पूरा कर लिया है, उसकी वजह से मुझे पैसे मिले हैं, इसमें क्या बुरी बात है। वो बंदा कहने लगता है बेल, मैं यहाँ पर कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर की जरूरत है। एक्चुअली में मेरी वाइफ है वो काफी ज्यादा सिक है और मैं बस यही सोच रहा था क्या तुम मेरी यहाँ पर मदद कर सकते हो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सॉरी मैंने तुमसे यहाँ पर इस चीज के लिए पैसे को यहाँ पर मांगने की हिम्मत की, लेकिन हम कुछ यहाँ पर टाइम तक तो साथ ही में काम किए थे, शायद हमने एक बार काम किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हमारा एमसी सोचने लगता है ये कोई अच्छी बात नहीं है किसी की मदद करना, क्योंकि इस जैसी दुनिया में अगर तुम तुम्हारी किसी की मदद करते हो तो वही बंदा बाद में तुम्हारे पीछे से यहाँ पर तुम्हें ही मारने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे खुद को सपोर्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वो उसे यहाँ पर कुछ पैसे दे देता है, मतलब कि वो पैसे नहीं होते, वो 0 लेवल के मानक और को दे देता है। वो कहता है अगर मैं उसे ऐसे ही जाने दिया तो मुझे काफी ज्यादा बुरा फील होने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं वो बंदा एक्चुअली में नाटक कर रहा था और उतने ज्यादा मानक और को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहने लगता है वो तो एक यहाँ पर बिल्कुल पागल बंदा था, मैंने बस प्रिटेंड किया कि मैं काफी ज्यादा पुअर हूँ और मेरी वाइफ बीमार है और उसने मुझे इतनी ज्यादा यहाँ पर चीजें दे दी। हम देखते हैं उसके साथ में वही लोग मौजूद थे जो टीयर और उसके साथ में 2 बंदे भी मौजूद थे। वो कहता है कि वो इसी तरीके का बंदा है, वो एक बहुत ही बड़ा पागल इंसान है। एक बंदा कहने लगता है अगर मैंने उससे और भी ज्यादा गिड़गिड़ाया होता और कह देता कि मेरे बच्चे भी यहाँ पर बीमार है तो मुझे लगता था कि वो और भी ज्यादा मुझे पैसे देने वाला था, लेकिन वो एक सुपर ह्यूमन है, क्या हमें इसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। टीयर कहने लगता है कि वो बिल्कुल भी सुपर ह्यूमन नहीं है, हम उसे एक अच्छा लेसन तो सिखा ही सकते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे मन में कोई आइडिया है, तो टीयर हंसने लगता है और कहता है कि वो यहाँ पर जो सिली इडियट है उसके पास कोई स्ट्रेंज एबिलिटी मौजूद है, ना कि वो सुपर ह्यूमन मौजूद है। वो बताता है कि मेरा एक सीक्रेट है जो हम उसके बारे में जान सकते हैं, तो उसके यहाँ पर हमें अच्छा लेसन तो सिखाना ही होगा। वो कहता है कि हमें उसे बताना होगा कि आखिरकार ये दुनिया है वो कितनी ज्यादा स्कैरी हो सकती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एक बिल्डिंग के अंदर। हम देखते हैं हमारा एमसी मसाज करा रहा था, उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि उसको पैसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो कहता है गेम के अंदर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रियलिटी से काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी जो बॉडी होती है उसमें दर्द होने लगता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर पूरे 3 दिन से होटल में रेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन म्यूटेशन का जो साइड इफेक्ट था वो मुझे अभी भी काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। मेरे अचानक से जो ट्रेड को बदलने के कारण मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि जो मेरी बॉडी होती है वो ट्रेड के हिसाब से अचानक से बदल जाती है, क्योंकि म्यूटेशन का यूज करने के कारण उसकी पूरी बॉडी की साइज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और मुझे आगे इस चीज को यहाँ पर यूज करने के लिए काफी ज्यादा ध्यान से करना होगा, अदरवाइज मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर पाऊंगा कि मेरे जो लिमिटेड ट्रेड यूज है उसे यूज करने के बाद। जिसके बाद वो बाहर देखने लगता है और कहता है कि यहाँ पर एक बंदा लेटा हुआ है, कि एक आयरन फिस्ट गैंग नहीं, काफी ज्यादा एरोगेंट बंदे हैं। वो बताता है आर्कन सोल के अंदर जो लोकल गैंग होती हैं वो डोमिनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉ मौजूद नहीं होता और उन्हीं की जो बात होती है वो लॉ मानी जाती है। वैसे भी ये सारी चीजें नेचुरल हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, तो जो सुपर ह्यूमन होते हैं सभी लोगों को उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है और जो लॉ
होते हैं वो यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखते। मैंने थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लिया है, लेकिन मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि जो मेरे यहाँ पर ट्रेट है उनके बलबूते पर मुझे सर्वाइव करना तो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और अगर ऐसी ही बात है तो मुझे उस चीज को भी कर लेना चाहिए। वो काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा था। जिसके बाद वो एक स्टोर पर आ जाता है जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट होती है। वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हें किस तरीके के स्टफ चाहिए। हमारे एमसी कहता है हमारे पास बाय प्रोडक्ट है जो मॉन्स्टर्स के मौजूद हैं। जो लड़की थी वो कहने लगती है कि यहाँ पर तो मुझे पहले ही बता देना, क्योंकि हम जो 0 मानक कोर है उसे यहाँ पर बिल्कुल भी परचेस नहीं कर सकते। तो हमारा एमसी कहता है मुझे इस सारी चीजों के बारे में पता है कि मैं इस चीज को बेचने वाला हूँ। वो एक्चुअली में यहाँ पर 0 लेवल से कहीं ज्यादा बड़ी कोर है। जो लड़की थी वो चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है ये तो एक्चुअली में लेवल 2 की यहाँ पर मानक कोर है। और हमें बताते हैं लास्ट टाइम उसने जो 0 लेवल की सारी मानक कोर थी उसको फ्यूज करने के बाद जो लेवल 1 की मानक कोर हॉट डॉग को डिफीट करने के बाद मिली थी उसे वो लेवल 2 में अपग्रेड कर लेता है। वो कहता है इस तरीके से मैं यहाँ पर इसका जो प्राइसिंग लेवल है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ा सकता हूँ और मुझे इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा पैसा भी मिलने वाला है। उस कोर को बेचने के बाद उसके पास 4.77 बिलियन बॉन्ड भी मिल जाते हैं। वो काफी ज्यादा खुश था। आगे वो रिसेप्शनिस्ट से कहने लगता है क्या तुम्हारे पास वेपन और आर्मर मौजूद है, मैं उसे भी खरीदना चाहता हूँ। हम देखते हैं जो रिसेप्शनिस्ट थी उसे एक अलग प्लेस पर पहुंचा देती है जहाँ पर बहुत सारे वेपन थे। तुम्हें जिस भी तरीके का वेपन चाहिए वो वहाँ पर मौजूद था। एमसी काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहने लगता है यहाँ पर सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, गेम के अंदर जो मुझे यहाँ पर चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तभी वो उस चीजों को ढूंढने लगता है। वो पागल सा ही हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर मैं अपने आप को अच्छी तरीके से गियर अप कर लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो चीजों को खरीद कर उस प्लेस से निकल जाता है। उसने काफी ज्यादा वेपन, गन, शॉर्ट गन, लॉन्ग रेंज गन, स्नाइपर्स, ग्रेनेड्स और मिली वेपन सभी चीजों को खरीद लिया था। तभी उससे पीछे कोई बुलाता है। एक लड़की थी। वो कहने लगती है बाय एनी चांस क्या तुम एक मर्सिनरी हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। एमसी मना करने लगता है। वो कहता है नहीं तुम्हें किसी और को यहाँ पर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन तभी जो लड़की अपने पर्स में से पैसे निकालती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप पर आई थी। जो आयरन फिस्ट गैंग है उन्होंने मुझे डरा दिया, मुझे कोई प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। जब तक मैं यहाँ पर अपने एयरपोर्ट से वापस नहीं चली जाती, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। हम देखते हैं उसने 5 बिलियन निकाल लिए थे बस एक बॉडीगार्ड को रखने के लिए। वो सोचने लगता है कि मैं भी यहाँ पर ये मेरे लिए अच्छा समय चल रहा है, मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वो लेडी से कहने लगता है कि आखिरकार मैं एक जो लेडी डेंजर में उसे इग्नोर कैसे कर सकता हूँ। और वो इस चीज के लिए यहाँ पर मान जाता है। लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अभी तक तुमको भी समझ में आ चुका होगा ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, ये जरूर से जरूर कोई ट्रैप है। अगर तुम्हें समझ में आया है तो कमेंट में करके जरूर से बताइएगा। जिसके बाद वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं। वो कोई एयरपोर्ट जैसी जगह नहीं लग रही थी जहाँ से तुम जा सकते हो। लड़की कहती है बस हम यहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं। एमसी सोच रहा था कि ये प्लेस मुझे काफी ज्यादा सैडी लग रही है। आखिरकार कोई सिंगल पर्सन इस तरीके की प्लेस पर क्यों आएगा। जो लड़की थी वो सामने से तुरंत ही मुड़ जाती है। हमारा एमसी थोड़ा शौक तो होता है। तभी वो वहाँ पर जानकर देखता है वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था। लड़की कहने लगती है जल्दी से तुम्हें यहाँ पर आ जाओ। हमारा एमसी कहता है वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। वो अपनी यहाँ पर आई टेक्निक को यूज करता है जो कि नाइट विजन नाम का उसका ट्रेक था। वो अंधेरे में उसके जरिए से देख सकता था। वो बताता है इस ट्रेड को हासिल करने के लिए मुझे कोई भी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी, ये मुझे आसानी से खुद ब खुद ही मिल गया था। वो देख लेता है कि अंधेरे में जो लड़की खड़ी हुई है वो एक्चुअली में गन को लेकर उसके ऊपर ताने हुई है। लड़की भी समझ जाती है और कहती है तुम काफी ज्यादा केयरफुल थे जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था। हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उस लड़की के हाथ में गन है, उसके पास भी गन है, लेकिन वो उस चीज को इतने ज्यादा जल्दी एक्यूप नहीं कर सकता था। वो समझ जाता है एक ट्रैप है। तभी हमारा एमसी के पीछे जो डियर था वो आ जाता है। उसके साथ में जो उसके टीममेट जो सारे लोग थे वो भी आ जाते हैं। एमसी कहने लगता है डियर तुम्हें यहाँ पर क्या कर रहे हो। डियर कहता है तुमसे मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर नहीं लगा मुझसे मिलकर अच्छा, तुम इस चीज के लिए एग्री नहीं कर सकते। लेकिन तभी एमसी कहने लगता है आखिरकार मैंने तुम लोगों के साथ क्या किया था कि मुझे ये सब चीजें डिजर्व करने के लिए मिल रही हैं। डियर कहने लगता है नथिंग रियली, बस तुम एक यहाँ पर काफी ज्यादा पागल इंसान हो। तुम्हें क्या यहाँ पर सच में लगता है था कि तुम्हें इस तरीके से कोई 5 लाख मतलब कि 5 मिलियन पैसे देने वाला है इस चीज की जॉब के लिए। तभी लेकिन उसकी बात को पूरा बिना करे ही हमारा एमसी अपने वेपन्स को फेंक कर तुरंत ही भागने लगता है। डियर कहता है तुम स्कोरटल कहाँ पर भाग रहे हो, मेरी यहाँ पर जो बात है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो वुमन थी हमारा एमसी के ऊपर गोली चला देती है। जो गोली थी वो सीधे उसके टॉर्सो मतलब कि बक्के पे जाकर लग जाती है और वो तुरंत ही गिर जाता है। डियर कहने लगता है क्या मैंने तुमसे कहा था उसके पैर पे गोली मारो, तुमने तो उसके यहाँ पर आर पार ही कर दी। अगर वो मर गया होगा तो हमें उसके जो सीक्रेट है उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो लड़की कहने लगती है ये तो अच्छा है कि वो वरना भाग जाता। डियर कहने लगता है मुझे तो लगता है कि वो मारा जा चुका है। आखिरकार वो इस तरीके से म्यूटेशन के बाद ह्यूमन कैसे बन पाया इस सीक्रेट का हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हम देखते हैं जो एमसी की बॉडी थी वो पूरी तरीके से खराब होने लगती है। तभी लड़की कहती है मुझे पता है कि जो मेज है वो उसकी बॉडी को खरीदने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा पैसे देने वाले। अभी एक बंदा कहता है अगर वो हमने उसे जिंदा पकड़ लिया होता तो हमें और भी ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, लेकिन हमें उसके इक्विपमेंट को लूट लेना चाहिए और उसके बैग में भी देखना चाहिए क्या उसे यहाँ पर कुछ मिलता है। डियर कहता है कि हम कोई भी मदद नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि जो एमसी की बॉडी थी वो गायब हो जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार जो वॉरियर किंग की बॉडी थी वो कहाँ पर चली गई। तभी वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगे हुए थे वो टूट जाते हैं और उनके एक बंदे के ऊपर अटैक हो
जाता है। उन सभी लोगों को अंधेरा होने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डियर कहने लगता है अभी ये मत कहना कि वो अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं बॉरियर किंग की हालत यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक होती है। उसे गोली यहाँ पर नहीं लगी थी। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम तरीके के जो बास्टर्ड थे उनके द्वारा किडनैप हो जाऊंगा। हमें बताते हैं कि उसने यहाँ पर जो लास्ट टाइम स्टोर से सामान खरीदा था, उसने वहां से निकलने के पहले जो बुलेट प्रूफ वेस्ट थी उसे पहन लिया था। जब गोली उसके ऊपर लगी थी तो उस वेस्ट के कारण उसकी मदद हो चुकी थी। इस कारण से वो मरा नहीं था, लेकिन उसे एक ट्रेड मिल जाता है उसके जरिए, जो कि यहाँ पर था प्लेइंग डेड, एक नाटक करने का। वो अपनी एक जो डुप्लीकेट बॉडी थी उसे मरने का नाटक करके अपनी एक बॉडी असली बॉडी को छुपा सकता था, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। हम देखते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट पे उन्हें को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हमारा जो एमसी था वो डियर के पास में आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम क्या देख रहे हो, मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ। और वह डियर के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलता है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुम मेरे साथ ये सारी चीजें करने वाले हो, तुम्हें क्या लगता है तुम सन ऑफ अ बिच, मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो डियर के ऊपर अटैक करते ही जाता है। वो कहता है जैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो अब मैं इस बार तुम्हारी जान को वापस भी लेने वाला हूँ। और एक अटैक में जो डियर का पूरा चेहरा था उसका नक्शा ही बिगड़ जाता है, लेकिन वो फिर से उड़ जाता है और हमारा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एमसी उसको डॉज करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम अपने लाइफ सेविंग ग्रेस को इस तरीके से चुकाने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वो डियर को काफी ज्यादा पीट रहा था। हम देखते हैं जो लड़की थी वो फिर से गोली चलाने लगती है, जो हमारे एमसी के हाथ को यहाँ पर छू कर निकल जाती है। वो कहता है मैं काफी ज्यादा केयरलेस था कि जो आर्केनाइन सोल है, ये दुनिया है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा यहाँ पर डरावनी चीज होती है वो ना मॉन्स्टर होते हैं ना म्यूटेशन होती है, बल्कि जो पीपल होते हैं वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा स्कैरिएस्ट क्रिएचर माने जाते हैं। मैं काफी ज्यादा पागल था कि मैंने इन लोगों को विश्वास कर लिया। वो अपने यहाँ पर जेब से एक बंदूक को निकालता है, उन सभी लोगों को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है जिससे वो उसके ऊपर अटैक न कर पाए। वो बताता है लेकिन मैं इस जैसी दूसरे मिस्टेक को फिर से नहीं करने वाला। वो उन सभी को अधमरी हालत में लेकर आ सकता है और वो कहता है तुम लोगों को रुक जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं दीवार पे से एक घिसटने की आवाज आने लगती है। हमारा एमसी पीछे मुड़कर कहने लगता है मुझे सबसे पहले उस डियर को मार देना चाहिए कि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन डियर तुरंत ही आकर उसके ऊपर एक किक कर देता है। हम देखते हैं वो किक यहाँ पर उसके चेहरे पर एक जोरदार लगती है और हमारे एमसी को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। हम देखते हैं जो डियर था उसके लेग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि उसने यहाँ पर अपने जो सुपर ह्यूमन पावर थी उसे अवेकन कर लिया था। वो डियर था वो लेवल 1 पर पहुंच जाता है, इस कारण से उसकी पावर जो अनलॉक हो जाती है। एमसी सोचने लगता है जो लाइफ एंड डेथ के आखिरी मोमेंट था उसने उस टाइम पर अवेकन कर लिया और उसकी प्रॉब्लम अब काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। हमें बताते हैं जो सुपर ह्यूमन अवेकनिंग होती है उसे गेम के अंदर जो सारे प्लेयर थे उसे कर सकते हैं। वो सुपर ह्यूमन को अवेकन को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अवेकन करने के लिए तुम्हें एक कंडीशन को फुलफिल करना होता है और उसके बाद में तुम अपनी जो ग्रोथ है वो सिस्टम के जरिए काफी ज्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। और इस दुनिया के हिसाब से, इस आर्केनाइन सोल गेम के हिसाब से, जो लेवल 1 का सुपर ह्यूमन होता है वो ऑर्डिनरी जो सिविलियन होते हैं, भले ही उनके पास बंदूक क्यों ना हो, लेकिन वो उनसे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ही माने जाते हैं। और इसको अगर मैं एक शब्दों में कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर लंका लगने वाली है और मुझे एक सुपर ह्यूमन के साथ डील करना है, वो भी मेरी ऑर्डिनरी बॉडी के हिसाब से। तभी उसके सामने से जो डियर था वो डिसअपीयर हो जाता है। हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि अवेकन होने के बाद डियर की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके पास 2 ट्रेड मौजूद होते हैं, जो कि एक था टेरिफिक मूवमेंट, जो कि काफी ज्यादा तेजी से हर जगह की पर भाग सकता है और साथ ही में एक किक कर सकता है। हम देखते हैं जो डियर था वो अपनी मूवमेंट के हिसाब से दीवार के ऊपर चल रहा था और तुरंत ही काफी ज्यादा स्पीड में एमसी के ऊपर फिर से अटैक कर सकता है। वो बताता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर चल पा रहा था, लेकिन इससे पहले हमारा एमसी कुछ कर पाता, डियर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है मुझे इस चीज को डॉज करने की जरूरत है। वो उस अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन वहां पर एक काफी ज्यादा धमाका होता है। जो अटैक की पावर थी वो काफी ज्यादा थी। डियर कहता है तुमने बचने में हासिल कर लिया, लेकिन तुम मेरे नेक्स्ट अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाओगे। वो फिर से अपनी जो लेग होते हैं उसके मुंह पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि इस बार हमारे एमसी को डॉज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वो अपने वेपन की मदद से उसे यहाँ पर रोक लेता है। वो कहता है तुम फकिंग एनिमल, तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते थे? हमें बताता है लास्ट टाइम स्टोर में उसने यहाँ पर ऑटोमेटिक वेपन के बदले में, मतलब कि उनके साथ साथ जो मिली वेपन थे वो भी परचेज किए थे। वो कहता है कि क्योंकि इस गेम के अंदर तुम जो ऑटोमेटिक गन वेपन या फिर जो एक्सप्लोसिव होते हैं उनके जरिए ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते। तुम्हें हर एक वॉरियर के पास अपना कुछ वेपन होते हैं जो उनकी मदद से तुम उन्हें दूसरे वॉरियर की मदद से उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, उनकी पावर को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। जैसे वॉरियर क्लास की जो वेपन होती है वो स्वॉर्ड है या फिर कोई नाइफ वगैरह होती है, शील्ड होती है, उसके जरिए तुम एक गन के मुताबिक ज्यादा अच्छे से फाइट कर सकते हो और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होता है तुम्हारे क्लास के अकॉर्डिंग के मुताबिक। हम देखते हैं वो डियर को काफी ज्यादा दूर धकेल देता है। वो कहता है डियर से फाइट करने के लिए मुझे उसके लेग को सबसे पहले टारगेट करना होगा, जिस वजह से उसकी जो क्लोज रेंज फाइटिंग थी और उसकी जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा स्लो हो जाए। हम देखते हैं वो डियर के लेगों पर यहाँ पर अटैक कर देता है। इस वजह से उसे एक स्ट्राइक नाम का ट्रेड भी मिल जाता है और ट्रेड मिलने के बाद उसके नेक्स्ट अटैक की पावर ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाती है। हम देखते हैं वो और भी ज्यादा डाउनवर्ड
स्लैश, अपरकट और लंग जैसे ट्रेड को भी हासिल कर लेता है। इस फाइट के दौरान में साइड स्विप वो तुरंत ही यहाँ पर डियर की तरफ अलग अलग प्रकार के अटैकों को करते जा रहा था। उनके जरिए उसे यहाँ पर ट्रेड भी मिलते जा रहे थे, लेकिन डियर भी पीछे नहीं हटता। वो भी वॉरियर किंग के बिग पॉइंट पर मारने लगता है। वो कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं काफी ज्यादा जल्दी आसानी से मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो बोन्स थी वो ब्रेक होना चालू हो जाती हैं। इसीलिए वो डियर के अटैकों को डिफेंड ना करते हुए सीधे डियर के पैरों पर अटैक करते जा रहा था, जिस वजह से उन दोनों को ही डैमेज मिल रहा था। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उन दोनों में से पहले कौन डिफीट होने वाला है। हम देखते हैं उसने डियर के अटैक को डिफेंड भी किया था और अटैक भी किया था। इस कारण से उसे एक कॉम्बो नाम का ट्रेड भी मिल जाता है, जिस वजह से हमारा एमसी और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बताता है वॉरियर के लिए इस तरीके के जो अर्ली ट्रेड है उसे बिल्ड करना काफी ज्यादा अच्छा है, और कॉम्बो का यूज करते ही वो वॉरियर मतलब कि जो डियर था उसे सूटने लगता है, उसे काफी ज्यादा यहाँ पर मारता है। स्ट्राइक और कॉम्बो का यूज कर वो डियर की तो हालत ही खराब कर देता है। डियर उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन हमारा एमसी अपने वेपन को उसके चेस्ट के आर पार कर देता है और जो डियर था वो मारा जाता है। हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है मैंने एक्चुअली में एक अवेकन डियर को डिफीट कर दिया है। लेकिन तभी उसकी बॉडी काफी ज्यादा रेड कलर से ग्लो करने लगती है। वो कहती है ये पूरी फीलिंग, ऐसा लगता है मेरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज तो एंटर कर रही है। उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, पूरी बॉडी अंदर से चलने लगती है। वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और चिल्लाने लगता है। वो कहता है अभी ये मत कहना। तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी में से एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस दुनिया के बारे में एक दिन जो इसका जो क्रूल ट्रुथ था वो पता चलता है कि हमारा वॉरियर किंग भी एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। वो भी एक लेवल 1 पर अवेकन हो चुका था। उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है और उसकी मसल्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो दिखने में अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और हैंडसम भी लगने लगता है। लेकिन क्या इस पूरी दुनिया को वो डोमिनेट कर पाएगा? अब किंग था, उसके साथ डियर की फाइट हो जाती है। वो उसकी गैंग को मारने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अवेकन कर जाता है। हमें बताते हैं कि अब वो लेवल 1 का सुपर ह्यूमन बन चुका था। उसे अपने अंदर जो पावर होती है सुपर ह्यूमन की वो फील होने लगती है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और कहता है फाइनली मैं भी एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ। उसे पैसे की जो स्मेल थी वो भी आने लगती है और वो अजीब सा चेहरा बनाने लगता है। तब भी वो यहाँ पर पागल सा हो जाता है और कहता है न केवल अब मुझे जो हाई पेइंग मर्सिनरी जॉब है वो मिल जाएंगी, बल्कि जो बहुत ज्यादा लोन्स हैं वो बैंक के जरिए मुझे लो इंटरेस्ट पे भी मिल सकते हैं। वो इसके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तब भी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कहता है तो अच्छा तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा किया। उसकी आवाज को सुनने के बाद वॉरियर किंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है एक बहुत ही बड़ा मस्कुलर बंदा उसके पीछे खड़ा हुआ है, जो कि अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ी ऑटोमेटिक यहाँ पर मशीन गन को लेकर खड़ा हुआ था। उसके साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। एमसी कहने लगता है ये बंदा इसे मैं जानता हूँ, इसका नाम आयरन फिस्ट किम है, जो कि वॉरियर किंग के बाद में सेकंड मेन यहाँ पर जो मतलब कि बेसिक लेवल का कैरेक्टर होता है आर्क 9 सोल गेम में अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सोल्जर क्लास से आता है। मेनली ये फायर आर्म्स और इसी के तरीके से जो मिलिट्री में वेपन्स यूज होते हैं उनको यूज करने में काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। साथ ही में शूटिंग और जो मैकेनिकल आर्म होता है उसके लिए वो काफी ज्यादा यूज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है ये काफी ज्यादा एक गुस्सेल टाइप का बॉस है और एक गैंग का लीडर भी है जो कि अंडरवर्ल्ड में पाई जाती है। और अभी मैंने इसी बंदे के टेरिटरी के अंदर जो फाइट किया है इस कारण से मैंने उसे ना चाहते हुए भी सीरियसली प्रोवोक कर दिया है और वो इसका बदला मुझसे लेने के लिए जरूर आएगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो आयरन फिस्ट था वो कहने लगता है क्या तुमने चेक किया था कि फाइट करने से पहले इस मैच को बगराने से पहले तुम किसकी टेरिटरी में फाइट कर रहे थे? और भाई अपने यहाँ पर जो बजूका होता है उसे एमसी की चेस्ट पर रख देता है। एमसी की तो यहाँ पर फटे हालत हो जाती है और वो डरते हुए कहने लगता है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं अचानक से मुझे यहाँ पर अटैक कर दिया गया था, तो मैं देखते देखते यहाँ पर मरने तो नहीं वाले था। और वो यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन तभी आयरन फिस्ट को देखते हैं, वो कहने लगता है तो ऐसा मतलब है कि तुम कहना चाहते हो कि वो लोग यहाँ पर आयरन फिस्ट गैंग से भी काफी ज्यादा डरावने थे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? और वह अपने बंदूक को रिलोड करते जा रहा था। एमसी की और भी ज्यादा फट जाती है। वो कहने लगता है ये तो गन को रिलोड कर रहा है, क्या मैं यहाँ पर मारे जाने वाला हूँ? और क्या इस कंडीशन में फाइट भी कर सकता हूँ? अगर ऐसा होता रहा तो मैं पक्के से मारे जाने वाला हूँ। और जो आयरन फिस्ट होता है वह अपनी बंदूक को सीधे यहाँ पर एमसी वॉरियर किंग की चेस्ट पर रख देता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। आयरन फिस्ट कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इस जगह को फाइटिंग करने के लिए चूज कर लिया। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब कि जो आयरन फिस्ट होता है वो कहने लगता है तो तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिरकार हम हमारी जो टेरिटरी है उसे यहाँ पर कैसे डिफेंड कर सकते हैं। इस चीज को तुम्हें भी सीख लेना चाहिए। और वह अपनी गन का जो ट्रिगर है उसे दबाने वाला था। एमसी थोड़ा शांत हो जाता है और सोचने लगता है। तभी वो बड़े ही आराम से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगता है अगर तुम्हारा ऐसा ही मतलब है। जो आयरन फिस्ट था वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो वॉरियर किंग था उसने उसकी गन को पकड़ ली थी और अपने चेस्ट पे लगा ली थी। वो कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फायर कर सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। हम देखते हैं हमारा जो एमसी था वो खुद ही उसकी गन से अपनी चेस्ट को फायर कर लेता है। आयरन फिस्ट भी काफी ज्यादा शॉक था। वो सोचने लगता है इस बंदे ने एक्चुअली में यहाँ पर ये कमीना खुद ही अपने आप से ट्रिगर दबा लिया।
उससे यहाँ पर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। उसके जो गैंग के मेंबर्स थे वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। वॉरियर किंग कहने लगता है, व्हाट इज दिस? क्या तुम्हारे अंदर या तुम्हारी जो गन है उसके अंदर इतनी ही ज्यादा पावर थी? ये तो मुझे सिर्फ टिकल ही महसूस हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं स्वॉर्ड को खाने के कारण वॉरियर किंग को एक ट्रेड मिल जाता है जो कि रिजर्वेशन का था, जो कि काफी ज्यादा अच्छा ट्रेड माना जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे इस तरीके के अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हम देखते हैं जो आयरन फिस्ट था वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है उसकी इस ब्रेवरी के कारण। वो कहता है, जरा इस बास्टर्ड को देखो, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे होने के साथ साथ तुम्हारे पास जो एबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा एमसी सोचने लगता है जो अपग्रेडेड वर्जन होता है वाउंड रिकवरी रिजनरेशन का, ये काफी ज्यादा अच्छी रिजनरेशन है। ये ट्रेड ऑब्टेन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक लेवल 1 का सुपर ह्यूमन होना पड़ेगा। अगर इसके बाद मैं इस ट्रेड को ऑब्टेन करता तो ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होने वाला। और वैसे भी अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जो आयरन फिस्ट गेम के मेंबर है अगर वो मुझे यहाँ पर कमजोर समझने लगते तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला था, क्योंकि मैं उनके साथ फाइट नहीं कर सकता। इस तरीके से तो मैं मारा जाता, लेकिन मुझे इस तरीके से इस सिचुएशन में ब्लफ करने की जरूरत थी। आगे वो कहने लगता है, आयरन फिस्ट है तुम यहाँ पर देख सकते हो, ना केवल मैंने यहाँ पर सर्वाइव किया, क्या तुम्हें लगता है ये मैंने सिर्फ लक के बलबूते पर किया? मुझे नहीं पड़ता और ना ही मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो। अगर तुमने मुझसे यहाँ पर मैच करने की, यहाँ पर मुझसे फाइट करने की कोशिश की तो मैं वॉरियर किंग तुम्हें वो मचा चखाऊंगा जो इन लोगों ने यहाँ पर चखा है। क्या तुम समझ चुके हो? आयरन फिस्ट कहने लगता है, क्या तुम्हारा नाम वॉरियर किंग है ना? तुम्हारा नाम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हारे गट्स को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और वो हंसने लगता है। आगे आयरन फिस्ट कहने लगता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बार जाने दे सकता हूँ। एमसी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आयरन फिस्ट कहने लगता है, लेकिन इन केस तुम मुझे जो एक ओन डेप्ट है उसे ओन करते हो, फ्यूचर में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और तुम्हें इस डेप्ट का तो मतलब यहाँ पर पता ही होगा। हमारा एमसी वॉरियर किंग भी कहने लगता है कि हाँ, मैं इसे याद रखूंगा और मुझे इसका जो मतलब है वो क्लियरली पता है। और वो मन में सोच रहा था कि जो वॉरियर मतलब कि जो आयरन फिस्ट है, क्या उसने मुझे यहाँ पर पहचान लिया? तभी वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर जो वर्क है साथ में यहाँ पर फिर कभी मिलकर करना चाहिए। हमारा जो एमसी था वो सोचने लगता है कि आयरन फिस्ट किंग जो बंदा है वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे बेट्रे कर देगा, इसीलिए इसके साथ जो कनेक्शन बनाना मेरे लिए कोई भी बेड चॉइस नहीं है। और इसके साथ कनेक्शन के साथ साथ इसके पास जो मेन पावर है वो भी बहुत ज्यादा मौजूद है। तो वो हम देखते हैं वो उसके साथ डील कर लेता है कि फ्यूचर में वो एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है जो की सुपर ह्यूमन टावर होता है। हमारा एमसी भी वहाँ पर पहुंच जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर इसे सिर्फ गेम में ही देखा था, लेकिन जो असलियत में ये तो और भी ज्यादा मजेदार है। जो टावर था वो काफी ज्यादा बड़ा और अंदर से लग्जरियस भी लग रहा था। हमारा एमसी तो बाबली गांड बन जाता है और आजू बाजू देखने लगता है। वो कहने लगता है कि ये मेरे टाउन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी एक लड़की वहां पर आ जाती है। वो कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया सुपर ह्यूमन टावर को विजिट करने के लिए, आखिरकार मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, मतलब की सकती हूँ। जो लड़की थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। हमारा एमसी तो वहां पर पिघल गया था उसकी खूबसूरती को देखकर। वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो सोचने लगता है ये फैमिलियर पेज, शायद ये एक एनपीसी मौजूद है। तभी जो लड़की थी वो कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर सुपर ह्यूमन सर्टिफिकेट के लिए आए हो, क्या मैंने सही कहा? वो आगे बताने लगती है कि जहाँ पर तुम सामने मशीन देख रहे हो तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। तुम्हारे माना को मेजर करने के बाद जो तुम्हारा ट्रेड सर्किट है उसे भी चेक किया जाएगा। हमारा एमसी उसे थैंक यू करके वहां पर जाने लगता है और सोचने लगता है कि मैंने तो उससे पूछा भी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी मुझे गाइड कर दिया। क्या मैं इतने ज्यादा रुकी महसूस होता हूँ? क्या मेरे अंदर जो सुपर ह्यूमन वाली क्वालिटी है वो नजर नहीं आती? वो उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी एबिलिटीज को चेक करने वाले थे। वो कहने लगता है, एनीवे मुझे जो सुपर ह्यूमन सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा और जो मेरी रियल लाइफ है आर्केनाइन सोल के अंदर वो मैं स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सीलिंग से यहाँ पर काफी ज्यादा लाइट आ रही थी। लोग कहने लगते हैं, जरा देखो सीलिंग से यहाँ पर जो सेंटेनेंस है वो आ रही है। हमारा एमसी भी वहाँ पर देखता है एक एयरक्राफ्ट के अंदर जो कि काफी ज्यादा फास्ट था और ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण कुछ लोग वहाँ पर उतर जाते हैं। जो सिंगल शिप थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और तुम्हारी पावर को शो करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा थी। जो यहाँ पर सेंटेनेंस थी वो उतर आ जाती है। हमारा एमसी उसे देखकर कहने लगता है, ये तो ओल्ड फादर ऑर्डर है, जो कि सेंटेनेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नेम होता है। हम देखते हैं वो सारे ही यहाँ पर बहुत ही अच्छे, शानदार और पावरफुल और लेटेस्ट जो सूट्स होते हैं, बैटल सूट्स, उनके अंदर आए हुए थे। लेकिन हमारा एमसी सोचने लगता है, आखिर क्यों? जो बॉस मॉन्स्टर है यहाँ का वो यहाँ पर क्यों कर रही है? जो कि हमें लड़की दिखाते हैं ओल्ड फादर ऑर्डर के अंदर जो लीडर थी वही हमारी बॉस मॉन्स्टर हो जाने वाली है। लोग कहने लगते हैं जो सेंटेनेंस है ओल्ड फादर ऑर्डर से, ये तो हमारा हुनर है। लोग उसे यहाँ पर एक गॉडेस की तरह पूछ रहे थे। हमारा एमसी सोचने लगता है, मैं स्टिल यहाँ पर जो ट्यूटोरियल टाइमलाइन है मैं उसमें जी रहा हूँ, लेकिन जो सेंटेनेंस है वो एक बॉस मॉन्स्टर है, उसके पास जो पावर है वो अनइमेजिनेबल है। आगे वो हमें थोड़ी स्टोरी के बारे में बताने लगता है। जैसे जो इस गेम की स्टोरी आगे बढ़ती जाती है हमें पता चलता है कि जो ओल्ड फादर ऑर्डर है वो असलियत में एक कल्ट है, जो कि यहाँ पर किसी भी
रिलीजियस के पीछे डिस्गाइज करके रखा है, उन्होंने एक मुखौटा पहन रखा है अच्छे बनने का, लेकिन एक्चुअल में वो इस प्लेस के सबसे ज्यादा यहाँ पर भयंकर और गंदे लोग हैं जो कि यहाँ पर हर एक प्रकार का क्राइम करते हैं। स्टोरी यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद वो लोग यहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें बिना भेदभाव के बिल्कुल कत्लेआम मचाने लगते हैं, उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होने लगता है। लेकिन अभी लोग उनकी यहाँ पर बिल्कुल भगवान की तरह पूजा कर रहे थे। तभी हम देखते हैं जो सेंडनेस होती है वह अपनी मानव पावर को रिलीज करती है, जो पावर इतनी ज्यादा थी कि लोग उसके सामने नहीं कर पा रहे थे और हवा में उड़ने लगते हैं। सेंडनेस काफी ज्यादा इस वजह से खुश हो रही थी, हमारे एमसी को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो नॉइजी मेजरमेंट मानव मेजरमेंट है ये तो काफी ज्यादा है, और जिसके बाद मेजरमेंट खत्म हो जाता है, लोग तालियां बजाते हैं। हमें बताते हैं जो सेंटनेस होती है वो एक प्रीस्ट क्लास की माना 8 लेवल्स और 6 लेयर सर्किट को अचीव करके रखी है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बना जाता है, क्योंकि जो 8 लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई माना जाता है। सेंडनेस को इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लोग कहने लगते हैं 8 लेवल के साथ साथ उसके पास जो 6 क्रेट है वो भी इंसेंटली तरीके से स्टार्टिंग से ही मौजूद है। हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शॉक लग रहा था। वो सोचने लगता है ये चीयरिंग करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एक लेवल 1 सुपर ह्यूमन को हम जो यहाँ पर आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्क्वाड्रन होता है उसके बराबरी से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि अगर माना जाए तो एक वॉकिंग लेवल नेशनल लेवल का सुपर हाउस माना जाता है, कि जो एक यहाँ पर नेशनल लेवल सिटी से मतलब कि एक देश से अकेले ही फाइट कर सकता है। जो पावर होती है 8 लेवल सुपर ह्यूमन के पास वो अनइमेजिनेबल होती है। वो सोचने लगता है एक सुपर ह्यूमन वो भी इतने ज्यादा पावर के साथ वो पूरी यहाँ पर सोल सिटी को फ्यूचर में अकेले ही वाइप आउट कर सकता है। लेकिन अभी मैं लोगों को बता लूंगा तो कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला, लोग मुझे पागल समझेंगे और मेरे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने माना को मेजर करना होगा। और वो वहां पर चला जाता है। वो कहने लगता है अगर मैंने यहाँ पर रुकी जैसा मेरा बंदा है और उसके पास 6 ट्रेड मौजूद होंगे जो कि काफी ज्यादा माने जाते हैं, इस वजह से मुझे काफी ज्यादा अटेंशन मिलने लगेगी, इसीलिए मुझे अपने जो ट्रेड्स है उन्हें लोअर करके 3 पर कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो सेंडनेस होती है ओल्ड फादर ऑर्डर की, वो हमारे एमसी को नोटिस कर लेती है, लेकिन उसकी टीम के जो मेंबर्स थे वो कहने लगते हैं यहाँ पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी वो कहने लगते हैं नहीं, मुझे कुछ यहाँ पर अनकॉमन इंडिविजुअल्स दिखाई दिया, और वो सीधे ही हम देखते हैं एमसी के पीछे आ जाती है। एमसी को तो यकीन नहीं होता कि वो इतने जल्दी उसके पीछे कैसे आ जाती है। वो सरप्राइज हो जाता है। जो ओल्ड फादर ऑर्डर की सेंडनेस होती है वो कहने लगती है तुम्हारे पास जो काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटीज है क्या तुम मुझे नहीं दिखाओगे। लेकिन हमारा एमसी इतना ज्यादा डर चुका था। वो कहने लगता है होली शिट, यहाँ पर तुमने तो मुझे काफी ज्यादा डरा दिया। लेकिन वो और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है वेट अ मिनट, आखिरकार जो बॉस लेवल का मॉन्स्टर है वो मेरे पीछे क्या कर रहा है। क्या उसने यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर महसूस कर लिया कि मैंने अपने जो ट्रेड्स हैं उन्हें स्विच कर लिया है। ये तो काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। हम लोगों को देखते हैं जो कि सेंटनेस के बाजू में मौजूद है। वो कहने लगते हैं आखिरकार जो सेंटनेस है वो इस बंदे से बात करना क्यों चाहती है, क्योंकि वो बंदा तो हमें काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है। अभी सेंटनेस वॉरियर किंग का हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। वॉरियर किंग पहले से ही घबराया हुआ था और कहने लगता है हाँ, ये वॉरियर किंग नाम है मेरा। डरते हुए सोचने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रीजन है जब जो प्रेसिस्ट होती है वो किसी को नेम को पूछती है आर्गनाइज सोल के अंदर। और हम देखते हैं जो सेंटेनेंस होती है वो बोलने लगते हैं देन वॉरियर किंग मैं ओल्ड फादर ऑर्डर की तरफ से तो मैं यहाँ पर बैप्टिज्म करती हूँ। बताती है जो हमारे प्रेसिडेंट ओल्ड फादर ऑर्डर होते हैं वो हमेशा से तुम्हारे जैसे जो रेयर पावर के बंदे होते हैं उन्हें डिजायर करते हैं, इसलिए तुम्हें ओल्ड फादर के लिए सबमिट कर देना चाहिए और फाइंड मतलब जो हेलेस वर्ल्ड में यहाँ पर पीस को फाइंड करना चाहिए। हम देखते हैं वो उसके ऊपर कर्स भी लगा देती है जो कि बैप्टिज्म होता है। लोग कहते हैं कि वो इतने आसानी से बैप्टिज्म हो गया। मैं उससे काफी ज्यादा जेलस महसूस कर रहा हूँ और वो भी यहाँ पर फर्स्ट ग्रैंड डॉटर ओल्ड फादर की जो है मतलब की सेंटेनेंस उसके द्वारा। लेकिन हमारे एमसी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहती है आखिरकार मैं इस तरीके से बैप्टिज्म कैसे हो सकता हूँ। अगर मैं इस तरीके से हो गया तो जो बैप्टिज्म का ट्रेट है वो मुझे मिल जाएगा और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी। जो प्लादिन के ऑर्डर है उसे मानना ही पड़ेगा। वो हमें बताता है साथ साथ जो ओल्ड फादर ऑर्डर है वो सियोल सिटी मतलब साउथ कोरिया के अगेंस्ट में फ्यूचर में बार को छेड़ देने वाला है। यहाँ पर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स थे आर्कनाइन सोल के, वो मारे जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वो बैप्टिज्म को यहाँ पर एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो कहता है मैं इस तरीके से जो ऑल इन वन इसको टॉक है फोर्सफुली इस जैसे कर्ज में बाइंड होना नहीं चाहता। लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हमें बताते हैं जो एमसी था वो कहता है कि मैं यहाँ पर बैप्टिज्म होने से रिफ्यूज कर देता हूँ। जो सेंटेनेंस थी वो कहने लगती है क्या मैंने यहाँ पर गलत सुना, तुम फिर से यहाँ पर कहोगे क्या तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया। हमारा एमसी उसे ही देखने लगता है। तभी जो
सेंटनेस होती है वो कहने लगती है वेरी वेल, तुम्हारा जो फ्रीडम है उसे तुम रिफ्यूज कर सकते हो, तो तुम इसके लिए मुझे ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाउएवर जो ओल्ड फादर ऑर्डर है उन्होंने ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर अपनी आई को बना कर रखा है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम देखते हैं वह उसके काफी ज्यादा नजदीक चली जाती है और कहती है कि तुम इस चीज को कभी भी नहीं भूलना कि जो होली मोटो है वो तुम्हारे अंदर पहले से ही जा चुका है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर तुम इतने ज्यादा छोटे से टिनी मोटो को ओवरकम नहीं कर सकते तो तुम इस जैसे हेलेस वर्ल्ड में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। वो उसे कर्ज देकर वहां से जाने लगती है। हमारे एमसी को यहाँ पर इसके बाद जो फायर है उसमें पूरे झुलसने लगता है, उसे काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल पेन हो रहा था। वो चिल्लाने लगता है, वहां के जो लोग थे वो उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कहते हैं आखिरकार इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई, एक रूकी जो कि बपटिस्म को रिफ्यूज कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इंसान के बाद जिंदा रहने वाले थे? ये काफी ज्यादा पुअर गाय है और अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। हम देखते हैं इतनी ज्यादा जो फायर है उसमें रहने के कारण हमारे जो एमसी है उसे डिवाइन फीवर नाम का एक ट्रेड भी मिल जाता है, जिसके अंदर उसे काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा और ज्यादा पेन को झेलना पड़ेगा। वो एक पनिशमेंट होती है बपटिस्म को रिफ्यूज करने के लिए। हमारा एमसी काफी ज्यादा दर्द में था और सोचने लगता है मैं इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर था, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा मेरी होल बॉडी को बर्न करने के कारण बहुत ज्यादा पेन कर रहा है। जो डिवाइन फीवर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिबफ होता है पूरी एटर्निटी ऑफ आर्कनाइन सोल के अंदर। इसके हो जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो बॉडी है उसके हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट यहाँ पर एंडलेसली तरीके से बर्न हो रहा है, जो तुम्हें प्रिवेंट करता है किसी और बंदे से कम्युनिकेट करने के लिए। और तुम्हें यहाँ पर कोई भी ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकते। इसके बाद तुम धीरे धीरे यहाँ पर मरते जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस चीज को छुटकारा पाने का, वो भी टेंपल में जाकर बैप्टिज्म करने से। लेकिन मैंने इस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि मुझे फ्यूचर पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। वो मरने लगता है, अब उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो खड़ा हो जाए। लोग उसे देखते ही रहते हैं। वो कहने लगता है क्या मैं इसी तरीके से मारे जाने वाला हूँ? उसकी आंखें भी बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर वाटर डाल देता है जिससे उसे फिर से होश आ जाता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसने उसे सुपर ह्यूमन टावर के अंदर गार्ड किया था। वो कहने लगता है आखिरकार ये कौन है? जो लड़की थी वो काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है वॉरियर किंग क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? वह इसके ऊपर लगातार पानी डालते जा रही थी। हमारा एमसी भी सोचने लगता है यहाँ पर मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं की थी जब मैं डिवाइन फीवर के जो डिबफ था, जो नेगेटिविटी थी उसमें अपने आप को सफर कर रहा था। यहाँ पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरी मदद करने के लिए आए और मैं इसे थोड़ा बहुत तो अब एंड्योर कर सकता हूँ, बस थोड़ा और। हम देखते हैं उसे और भी ज्यादा एंड्योर करने के बाद उसे डिवाइन रेजिस्टेंस नाम का ट्रेड मिल जाता है और उस वजह से उसकी हालत अब पहले से कहीं ज्यादा ठीक हो जाती है। वो अपनी फायर को कंट्रोल करने के बाद हम बताते हैं वो कहता है कि मैंने यहाँ पर जो रेकलेसली तरीके से बैप्टिज्म को रिफ्यूज कर दिया, इसके बाद क्या जो डिवाइन फीवर है वो डिबफ है। जैसा ही वो स्ट्रॉन्गर होते जाता है, अगर तुम्हारे पास जो माना लेवल है वो कम है तो तुम्हारे पास जो डिवाइन फीवर की पावर है वो भी कम रहेगी, मतलब कि तुम्हें कम सफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा माना बढ़ता जाता है तो जो डिवाइन फीवर है वो भी उसके साथ बढ़ता जाएगा और उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम उसे यहाँ पर एंड्योर नहीं कर सकते। लेकिन मैं स्टिल अभी एक लेवल 1 का सुपर ह्यूमन हूँ, इसी कारण से जो डिबफ है वो काफी ज्यादा वीक है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ थोड़े बहुत सॉल्यूशन तो जरूर मौजूद हैं। सबसे पहले इस कंडीशन में मुझे डिवाइन रेजिस्टेंस का ट्रेट है उसे अचीव करना होगा और जो मेरा मास्टर अप है माना है उसे मेरे अंदर ही यहाँ पर मुझे रोक कर रखना होगा। हम देखते हैं वो अपने ट्रेड्स में कुछ फेरबदल करने लगता है और काफी ज्यादा उसे दर्द हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो गाइड थी वो अभी भी उसके ऊपर पानी डालते जा रही थी और कहती है तुम यहाँ पर कर सकते हो। हम देखते हैं वाटर के कारण उसका जो पेन है वो सॉल्यूशन हो रहा था, उसकी लाइफ फिर के उसके कंट्रोल में आ रही थी। वो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के कारण फायर और वाटर का एक कॉम्बिनेशन बनाने लगता है। उसके अंदर जो बर्निंग पेन और कोल्ड रीजन था उसके कारण वो अपने बॉडी के अंदर एक यिन यांग का बैलेंस बना लेता है और वह अपने अंदर ही माना को यहाँ पर यूज कर पा रहा था। वो बताता है कि इस तरीके से मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊंगा। हम देखते हैं जो फायर थी वो कम होने लगती है और इस कारण से बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज होती है। सभी को यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है और हमारे एमसी को यहाँ पर मानव बैरियर का एक ट्रेट मिल जाता है जो कि न्यू था। उस कारण से जो मानव बैरियर था डिवाइन फीवर के सफर से उसे करने में मदद कर रही थी और अब उसे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा टियर 1 का कॉमन डिफेंस है जो कि वॉरियर किंग के पास जरूर से होना चाहिए, लेकिन जो माना बैरियर है वो मेरे इस सिचुएशन में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। जो गाइड थी वो कहते हैं गॉडनेस तुम यहाँ पर ठीक हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो वॉरियर कहने लगता है हाँ और ये तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लोग काफी ज्यादा शौक थे कि उसने डिवाइन फीवर को ओवरकम कर लिया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है या उसने किसी तरीके की जो चीट स्किल है उसे यूज किया था। हमारा एमसी सोचने लगता है मैंने यहाँ पर कंप्लीटली जो सोचा था, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बस टेम्पररी सॉल्यूशन है जो कि मैं मान्य बैरियर को यूज करने के बाद इस डिवाइन फीवर को रोक सकता हूँ। लेकिन एटलीस्ट मैं कुछ समय के लिए जो बर्निंग पेन है उससे फ्री हो चुका हूँ। जो ब्लैक फिल्म है वो काफी ज्यादा कूल भी लग रही है, भले ये जो नॉन सुपर ह्यूमन है उन्हें
विजिबल नहीं कर सकती, लेकिन काफी ज्यादा कूल है। ऑलराइट, मुझे अपने मानव मेजरमेंट को कर लेना चाहिए, जिसे करने के बाद हम देखते हैं उसे भी यहाँ पर जो मेजरमेंट कंप्लीट हो जाता है और उसने भी जो 6 लेवल सर्किट था उसे पा लिया था, लेकिन जो उसकी मानव लेवल थी वो सिर्फ लेवल 1 पर थी। लोग कहने लगते हैं वाओ, इसके पास भी लेवल 1 होने के बाद भी जो 6 ट्रेड है वो मौजूद है, एक यहाँ पर सुपर रुकी का बर्थ होने वाला है जो हमने देख लिया। लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि जो सेंट नेंस थी आखिरकार वो उसे क्यों टेंपल में शामिल करना चाहती थी। वो सोचने लगता है शायद मैंने यहाँ पर अपने जो गोल था स्ट्रॉन्गर करने के लिए, उसके कारण मुझे काफी ज्यादा अटेंशन भी मिल रही है। जो मेरा ट्रेड है मेरे वो अब और भी ज्यादा लंबे समय तक हार्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द जो माना बैरियर है उससे छुटकारा पाकर अपने माना को बढ़ाना होगा। जो गाइड थी वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर लेवल 1 के होने के बाद भी लेवल सर्किट पर हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बात है, जो कि स्टार्टिंग कर रहे हो तुम। और वो बताती है अब हमारे पास कोई भी इशू नहीं है, मैं तुम्हारा जो सुपर ह्यूमन लाइसेंस सर्टिफिकेट है उसे बनवा देती हूँ। हम देखते हैं सुपर ह्यूमन टावर के अंदर वो लोग एक प्लेस पर बैठे हुए थे और जो लाइसेंस था वो एमसी को दे देती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम यहाँ पर ऑब्वियसली सुपर ह्यूमन सर्टिफाइड हो चुके हो। एमसी काफी ज्यादा खुश लग रहा था, वो कहने लगता है कि मैंने इसके लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया। इसके बाद वो बताने लगते हैं कि यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद जो सुपर ह्यूमन के लेवल 1 के प्रिविलेज होते हैं वो उसे क्या क्या मिलने वाले थे सबसे पहले। लेकिन बताने के पहले ही यहाँ पर एमसी कहता है कि नहीं, मुझे इस सारी चीजों के बारे में पहले से पता है। टैक्स रिडक्शन और तुम कैरी मतलब कि वेपन को भी रख सकते हो जो तुम्हारे लेवल इंक्रीज के ज़्यादा ऊपर ना हो। साथ में तुम्हारे जो टैक्सेस हैं और जो अरेस्ट है उससे भी तुम यहाँ पर बच सकते हो, और साथ में जो सारे ट्रांसपोर्टेशन है वो भी तुम्हें फ्री मिलने वाले हैं और इसके साथ और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं। तो गाइड थोड़ी सख्त हो जाती है और कहती है तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था। तो एमसी कहने लगता है क्योंकि यहाँ पर जो गेम एडिक्टर है मेरे से मिलकर जो डॉक्टर सुपर ह्यूमनोलॉजी है उसने मुझे यहाँ पर बता दिया था। लेकिन एनीवे मैं यहाँ पर जो टाइम वेस्ट है वो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग मौजूद थे जो उनकी वीडियो यहाँ पर बना रहे थे, क्योंकि वो हमारा एमसी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। जिसके बाद वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस भीड़ में से वो कैसे निकलेंगे। तो जो गाइड थी वो कहने लगती है मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए जो रास्ता है उसे प्रिपेयर करके रखा है। एमसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जो गाइड थी वो कहती है तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करो, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं। एमसी कहता है इन सब चीजों के लिए और पहले तुमने जो किया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक ऐसी प्लेस से चले जाते हैं जहाँ पर उनका सामने किसी से भी नहीं होता। हम देखते हैं उस वजह से आराम से छुपके से निकलने के कारण उसे एक ट्रेड मिल जाता है जो कि फ्री फोकर का था और वो काफी ज्यादा खुश था। जो ट्रेड था स्टील का, फ्री की चीज पाकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। हमें बताते हैं जो गाइड थी वो कहती है कि तुम आगे से यहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि जो गाइड की ड्यूटी है वो सिर्फ यहीं तक रहती है। हमारा एमसी उसे थैंक यू करने के लिए जो कुछ उसने किया था वो उसके बाद जाने लगता है, लेकिन गाइड कहती है इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम्हें अच्छे से जाना होगा। वो वहां पर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो उसे एक कार्ड देकर गई थी जो कि उसका बिजनेस कार्ड था। उसके अंदर वो उसका नेम देखने लगता है। नेम को देखने के बाद उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि कहता है जरा रुको, ये नाम तो ये काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, जो कि बिग सियोरेन का था। वो बताने लगता है ये नाम जहाँ पर जो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब डबल एस रैंक के जो कैरेक्टर होते हैं गेम के अंदर उनमें से एक है। जो लड़की है बिग सियोरेन वो काफी ज्यादा कातिलाना थी। वो एक बारसेकर थी प्रोफेशन से। वो हमेशा के लिए जो स्कैरी अपीयरेंस है उसे लेकर चलती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ये यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतने ज्यादा स्ट्रेंज वर्ल्ड में एक जो फैमिलियर फेस है उसे फाइंड कर लिया। लेकिन उसके लुक से तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक बारसेकर होने के साथ साथ इतने ज्यादा क्यूट फेस को यहाँ पर रख सकती है। ओ माय गॉड, ये जो वुमन है वो काफी ज्यादा स्कैरी है। आखिरकार इस दुनिया में और इसके साथ क्या चल रहा है जो इतना ज्यादा उसे स्कैरी बना देता है। हमें बताते हैं बहुत टाइम बीत जाता है। हमारा जो एमसी था फिर से कंटामिनेट एरिया की सफाई करने लगता है और ऐसे ही उसे टाइम बीत चुका था। 1 हफ्ते हो जाते हैं उसे मॉन्स्टर केव को साफ करते हुए। वो काफी ज्यादा थक चुका था। वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा काम करने की वजह से यहाँ पर मर जाने वाला हूँ। और अभी तो उसने बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम करने के बाद सिर्फ एक ही केव को साफ किया था। जो उसकी वर्क एफिशिएंसी वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। वो बताता है कि ये सारी गलती जो मानव बैरियर है उसके कारण हो रही है। मुझे उसे मानव बैरियर को मेंटेन करने के लिए सारे जो ट्रेड्स हैं उसी के ऊपर फोकस करने पड़ रहे हैं ताकि वो उसे मेंटेन रख सके और उसे वो जो दर्द पहले महसूस हुआ था वो फिर से ना झेलना पड़े। वो बताता है अगर उसने अपने जो स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स हैं उन्हें कस्टमाइज कर लिया था वो इस काम को 1 घंटे में भी खत्म कर सकता है। लेकिन जो डिबफ है उसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और जो डिबफ है उसे क्लियर करने के लिए उसे एक बहुत ही ज्यादा रेयर पॉइजन जो नेक्टर होता है जो डिवाइन फीमर को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है उसकी जरूरत है। लेकिन वो क्लीनिंग जैसी जॉब से उसे कभी भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि जो डिवाइन नेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। लेकिन तभी उसके पास डॉक्टर चोई का फोन आ जाता है। वो उसे उठाना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आ जाता है। वो उसकी मदद से उसे परचेज
फेस कर सकता था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं वो एजेंसी में आ जाता है जहाँ पर जो मिस्टर चोई था उसको भी ये सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। वो कहता है कि तुमने यहाँ पर जो डिवाइन फीवर है उसे बिना बैप्टिज्म के भी ओवरकम कर लिया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। साथ ही में जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है उसके पास 6 लेवल का सर्किट मौजूद है, जो और भी ज्यादा अच्छी बात है। वो उसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पटाने की कोशिश कर रहा था और हमारा जो एमसी था वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। मिस्टर चोई कहने लगता है ये मेरी हुनर की बात है कि जो मैन ऑफ द र्यूमर्स है उसे मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। तो एमसी कहने लगता है पहले ये कुछ बड़ी बात नहीं है, जो चीजें हैं वो मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता। लेकिन वैसे भी मैंने तुमसे जो पाउंड करने के लिए जो बाकी की रिक्वेस्ट की थी, क्या तुमने उसे पूरा कर लिया? मिस्टर चोई कहते हैं गुडनेस यहाँ पर तुम बिल्कुल भी फालतू की बातें यहाँ पर नहीं करना चाहते थे। जो तुमने कहा था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। जो नेक्टर है वो एक मेडिसिन है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है, उसे सिर्फ केवल लेवल 5 के जो ह्यूमंस होते हैं, सुपर ह्यूमंस, वो ही यहाँ पर रिक्वेस्ट करके मंगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो एमसी था वो इतने ज्यादा टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहता था। वो कहता है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, लेकिन मिस्टर चोई उसे यहाँ पर रेकलेसली रोक लेता है और कहता है नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो, यहाँ पर जो मैटर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करके रखा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सिक्योर करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑफ कोर्स मैंने उसे यहाँ पर फाइंड कर लिया और यही तो हमारा एमसी भी चाहता था। वो मनी मनी क्रीपी स्माइल देता और कहता है बेल इस डायरेक्टर चोई जो डेस्परेट है ह्यूमन सुपर ह्यूमन को कॉन्टेक्ट में लेके आने वाले के लिए, मुझे लगता है कि जो नेक्टर है उसके लिए यहाँ पर कोई भी बड़ी बात नहीं है। और एक फिर से यहाँ पर बैठ जाता है और बताने लगता है कि मैंने इसके साथ साथ जो कंटेंट लिखे थे रिक्वेस्ट में वो यहाँ पर मिले क्या। वो उसे बताने लगता है कि तुमने मुझे कहा था कि जो नंबर 1 सिक्योरिटी है यहाँ पर इसको इंक्योर करने के लिए, लेकिन हमारे एमसी को भी यहाँ पर ये नहीं पता था कि वो नंबर 1 सिक्योरिटी है। वो कहता है मैंने इसे सेंचुरी फर्म में यहाँ पर पहली बार सोचा था कि ये नंबर 1 हो सकती है। वो बताता है उनका जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो कि टॉप मानी जाती है, 10 इंडस्ट्री के ऊपर मानी जाती है, जो उसका सीईओ और सीईओ है वो एक मैरिड कपल है जो नंबर 1 सिक्योरिटी के नाम से जाने जाते हैं। वो दोनों ही यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उसे ही फॉलो करते हैं। उनकी जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। तो एमसी कहने लगता है ये जो काफी ज्यादा पहली फैमिली है उनके पास यहाँ पर कोई भी चीज कमी नहीं है, आखिरकार वो सिक्योरिटी को क्या करना चाहती हैं और इससे उनका क्या मतलब है। तो मिस्टर चोई बताने लगता है उनका जो सन है वो ही यहाँ पर प्रॉब्लम है। उसकी वो फोटो भी बता देता है, उसने ऑलरेडी यहाँ पर 20 साल पास कर लिए हैं, लेकिन उसने अभी तक जो सुपर ह्यूमन पावर है उसे अवेकन नहीं किया, इसलिए वो इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं और किसी भी मीन से वो उसे सुपर ह्यूमन बनाना चाहते हैं। एमसी सोचने लगता है उनके दोनों पेरेंट्स है वो मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों ही सुपर ह्यूमन है, इसके बावजूद भी वो अभी तक सुपर ह्यूमन नहीं बन पाया। इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है? जो मिस्टर चोई था वो बताता है ऐसा रूमर सुना है कि उसने यहाँ पर लेवल 8 माना को एक्यूमुलेट कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस पार्ट है। हमारा एमसी सोचने लगता है कि आखिर क्या हो सकता है। मिस्टर चोई बताता है कि उनकी कंडीशन यही है कि जो सुपर ह्यूमन वॉरियर होना चाहिए वो लेवल 1 का होना चाहिए और ये तुम्हारे लिए परफेक्ट जॉब भी हो सकती है। एमसी थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है चलो हम इनको यहाँ पर देख सकते हैं। वो इसके लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बिल्डिंग बताते हैं जहाँ पर मिस्टर चोई और बॉरे किंग दोनों ही आकर बैठ जाते हैं। मिस्टर चोई कहने लगता है ऐसा लगता है जो सीईओज हैं वो काफी ज्यादा बिजी हैं, इसलिए हमें यहाँ पर काफी ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। एमसी दोनों तरफ देखने लगता है और कहता है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हाउस है, लेकिन तभी जो सीईओ और उसकी वाइफ थे वो आ जाते हैं और कहते हैं हमें माफ कर देना, मैंने आपको यहाँ पर काफी ज्यादा लंबे समय तक के लिए वेट कराया। यहाँ पर जो सीईओ की वाइफ थी वो काफी ज्यादा पोलाइटली तरीके से बिहेव कर रही थी, लेकिन जो सीईओ था वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में था। उसकी वाइफ कहने लगती है हम लोग यहाँ पर क्लाइंट है, क्या तुम यहाँ पर जो सीईओ मिस्टर चोई थे, और वो काफी ज्यादा पोलाइटली तरीके से उससे यहाँ पर बात करने लगता है और कहते हैं नहीं नहीं हमने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर वेट नहीं किया और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपका टाइम देने के लिए। हमारा एमसी भी जो कि उसे ग्रीट करने लगता है, वो बताने लगता है ये दोनों ही यहाँ पर एटलीस्ट लेवल 6 के ह्यूमन है, सुपर ह्यूमन है, उनकी पावर काफी ज्यादा है। वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा कंसिडरेबल पोस्ट को यहाँ पर जो माना है वो एमिट कर रहे हैं। अभी जो सीईओ था वो कहने लगता है मैंने देखकर ही बता सकता हूँ ये काफी ज्यादा वीक है, इसे देखने से ही पता चल जाता है कि ये हमारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो कहने लगती है तुम इस तरीके से वह बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर तुम यहाँ पर रहना नहीं चाहते तुम अपने रूम में वापस जा सकते हो। लेकिन वो वहां पर बैठ जाता है और उनकी बातें आगे चालू हो जाती हैं। आगे जो सीईओ की वाइफ होती है वो बताने लगती है तुम लोग यहाँ पर इतनी दूर मुझे देखने के लिए आए, तो इसका मतलब तो मैं यही समझ सकती हूँ कि आप लोगों ने जो मेरी रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर ली, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? लेकिन बॉरे किंग कहने लगता है सबसे पहले मुझे आपके जो सन है उसकी कंडीशन को चेक करना होगा, अगर यहाँ पर कोई स्पेशल रीजन हुआ जो उसे अवेकनिंग करने से प्रिवेंट कर रहा है तो। लेकिन तभी जो सीईओ था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो बहुत ज्यादा अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। वो कहता है रुकी यहाँ पर तुम्हें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे शांत कर देती है और कहती है हनी यहाँ पर मुझे माफ कर देना, तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, वो हमारे सन के बारे में चिंता कर रहा है इसलिए तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तभी जो वाइफ थी वो कहने लगती है कि हम इसे किसी आउटसाइडर को नहीं बता सकते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम तुम्हारे जो सन है उसकी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हें भी जो नेक्टर है उसकी जरूरत काफी ज्यादा है, क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि वो लोग एक हाई लेवल के सुपर ह्यूमन थे, इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि उसके जो बाप्टिस्म है उसने किस तरीके से रोक कर रखा था। इसके बाद एमसी सोचने लगता है वो लोग अपनी जो सन की कंडीशन है उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना
चाहते थे और उन्हें अब यहाँ पर पता है कि आखिरकार मुझे किस चीज की जरूरत है। तो वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सर्टेन हो चुका है कि मुझे क्या करना है और उन लोगों को क्या चाहिए। तभी वो कहने लगता है कि इसके लिए मुझे पहले आपके सन को देखना होगा और आपकी जो कंडीशन है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मतलब की जो रिक्वेस्ट थी वो उसने एक्सेप्ट कर ली थी। जो उसका सन था वो आ जाता है, कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर शिव पूजन है, तुम सभी से मिलकर यहाँ पर अच्छा लगा। और हमारा एमसी उससे जाकर हाथ मिलाता है और अपने माना को उसके अंदर इंजेक्ट करता है, लेकिन कोई भी माना के रिपेल को उसे महसूस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मतलब कि जो शिव पूजन था उसके पास अभी भी कोई भी माना मौजूद नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पर उसके ग्लव्स पे जाती है। वो कहता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छे ग्लव्स मौजूद हैं। और जो शिव पूजन था वो कहने लगता है मुझे हमेशा ही उससे ज्यादा मिला है जो मैं डिजर्व करता था, लेकिन मैं इसके लिए काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड हूँ। और एमसी कहने लगता है मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि तुम्हें वो काफी ज्यादा जो वेरी स्ट्रॉन्ग माना सीलिंग है उसकी यहाँ पर जरूरत है। जो शिव पूजन था और उसकी जो दोनों ही मम्मी पापा होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हमारा एमसी मुस्कुराता और कहता है कि यहाँ पर मैं उस मोमेंट पे काफी ज्यादा श्योर हो गया था जब मैंने इन ग्लव को यहाँ पर देखा था। इवन दो यहाँ पर ये मेटल काफी ज्यादा क्रिटिकल अफेयर्स को जो तुम्हारी नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें अफेक्ट करने वाला है, लेकिन तुम डेलिबरेटली इसकी कंडीशन को छुपाना चाहते थे क्योंकि तुम एक बोरे टाइप के लेवल 1 सुपर ह्यूमन को लाना चाहते थे और उसके पेट के लिए तुमने यहाँ पर नेक्टर को यूज किया और तुमने मुझे यहाँ पर समन किया। वो बताने लगता है जो मिस्टर पूजन है उसे भी ऑलरेडी बैप्टाइज कर दिया गया है जो कि ओल्ड फादर ऑर्डर ने किया है। क्या मैंने यहाँ पर गलत किया? लेकिन तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें इस चीज से छुटकारा दिला सकता हूँ। जो शिव पूजन था वो काफी ज्यादा यहाँ पर रोने की हालत में आ जाता है और यहाँ पर एमसी को गले लगा देता है। एमसी सोचने लगता है तुमने मुझे यहाँ पर एक लोली कल्ट में एंटर कराने के लिए बैप्टाइज करने की कोशिश की। और हम देखते हैं एमसी काफी ज्यादा क्रीपी फेस बना रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा जो फ्यूचर सबऑर्डिनेट है वो अब मेरी साइड में होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर एमसी कहने लगता है हाउएवर जो ट्रीटमेंट है उसे चालू करने से पहले मैं एक और कंडीशन को ऐड करना चाहता हूँ। तो जो सीईओ था वो कहने लगता है एक एडिशनल कंडीशन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वो बताने लगता है एमसी जो डिफिकल्टी है इस रिक्वेस्ट की वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या ऐसा नहीं है? तो सीईओ की वाइफ भी कहने लगती है हाँ, क्योंकि ये जो माना अवेकनिंग के लिए नहीं बल्कि तुम डिवाइन फीवर को भी ओवरकम कर सकते हो। तो मैं समझ सकती हूँ, तुम जो कुछ भी चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार है, बस जो भोजन की कंडीशन है वो ठीक हो जानी चाहिए। तो हमारा एमसी कहने लगता है कि जो एडिशनल कंडीशन है वो यही है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि जो माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप है वो तुम मुझे यहाँ पर सिखाओ। इसे सुनने के बाद जो सीईओ और उसकी वाइफ थे वो दोनों ही एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, लेकिन हमारा एमसी मुस्कुरा रहा था। जो सीईओ भोजन था और जो मिस्टर जोई था वो दोनों भी समझ जाते हैं कि उसने ऐसा चीज मांग लिया जो उसे नहीं मांगना चाहिए था। सीईओ काफी ज्यादा यहाँ पर पावर को रिलीज करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी वाइफ आ जाती है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर किलिंग इंटेंट को शो करती हुई और कहने लगती है कि तुम फुल्ली अंडरस्टैंड करते हो कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या मांग रहे हो? क्या तुमने जो कहा तुम्हें यहाँ समझ में आ रहा है? हमारा एमसी भी उसकी किलिंग और से काफी ज्यादा सप्रेस होने लगता है। वो कहता है ये काफी ज्यादा है बाय सीईओ, काफी ज्यादा स्कैरियर है सीईओ से भी जो मैंने सोचा था। सीईओ से यहाँ पर इशारे कर रहा था, तुम्हें उसके ऊपर इजी जाना चाहिए, अभी हमें उसकी यहाँ पर जरूरत है। वो समझ जाती है कि वो गुस्सा है, लेकिन यहाँ पर क्यों? आगे हमें बताते हैं जो माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लोग यहाँ पर डाउट करेंगे इस डिसीजन को कि आखिरकार तुम 21 सेंचुरी में स्वॉर्डमैनशिप को लर्न क्यों करना चाहते थे, क्योंकि जो एक इन्फॉर्मेशन का एरा है 21 सेंचुरी और जो मार्शल आर्ट है वो काफी ज्यादा पुराना एरा में यूज हुआ था। लेकिन हाउएवर ये डिफरेंट है आर्गेनाइज सोल के अंदर, जहाँ पर जो स्ट्रेंथ थी वो एक अथॉरिटी के बराबर होती है। अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जो बिकॉज सुपर ह्यूमन होते हैं वो सुपर ह्यूमन होते हैं जो इजीली यहाँ पर किसी भी कंट्री को यहाँ पर आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक ही स्वॉर्ड स्लैश में एक एंटायर टैंक को भी स्लॉस कर सकते हैं। हाई लेवल के मार्शल आर्ट को ट्रेड करने के लिए फाइटर जेट स्क्वाड्रन जो कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज के बराबर होता है उसमें ट्रेड किया जाता है। अगर वो मुझे इस जरिए से मिल सकता है तो ये मेरे लिए अच्छी चॉइस होने वाली है। अगर एक लेवल 1 का सुपर ह्यूमन इसे कंटिन्यूसली ट्रेन करता है माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप को लिए, तो वो लेवल 4 के सुपर ह्यूमन को भी बिना किसी डिफिकल्टी के इजीली हरा सकता है। ये एक चीट कोड होने वाला है अर्ली गेमर्स के लिए, जो कि यहाँ पर कोई भी नहीं समझ सकता और भी सोचता है। मैंने ये भी सुना है कि जो एलाइट्स होते हैं वही इस स्वॉर्डमैनशिप को लर्न कर सकते हैं। क्या मैंने इसको जो लाइन है उसे क्रॉस कर लिया? तो एमसी यहाँ पर कहने लगता है ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप मैं यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है उसे कंप्लीट कर देता हूँ तो। लेकिन जो सीईओ की वाइफ होती है वो भोजन को देखकर यहाँ पर आराम से यहाँ पर अपने किलिंग ऑरा को हटा लेती है और कहती है वेल फाइन, अगर तुम सक्सीड हो जाते हो तो मैं तुम्हें जो मेमोरी चिप है माउंटेन स्लैशिंग ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप की नेक्टर के साथ मैं दोनों ही चीज प्रोवाइड करा दूंगी। और वो दोनों ही इसके लिए एग्री करने लगते हैं। एमसी भी काफी ज्यादा शौक था, वो कहता है रियली ये वर्क कर गया, उसने तो यहाँ पर सिर्फ हवे में तीर छोड़ा था जो कि निशाने पर जाकर लगा है, वो उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया था। वो सोचने लगता है मुझे लगता था कि आज तो मैं यहाँ पर मारे जाने वाला हूँ, लेकिन ये जो ग्रेट स्वॉर्डमैनशिप है वो भी मुझे मिल चुकी है, ये काफी ज्यादा औसम है। लेकिन जो वाइफ थी वो कहने लगती है हाउएवर अगर तुम फेल हो जाते हो तो मेरे जो हस्बैंड है और आई जो मैं हूँ मतलब कि वो सिंसियरली डिसअपॉइंट है, हम तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन एमसी कहता है ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो ट्रीटमेंट को फिर से अभी के अभी यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद सीन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं उसने यहाँ पर एक माना फोकसिंग सर्कल बनाने के लिए कहा था एक रूम के अंदर जो तैयार हो चुका था, जिसके साथ साथ उसने 200 इंटीग्रेटेड ग्रेड के माना पॉइजन को भी लाने के लिए कहा था। जो कुछ भी उसे चाहिए था वो सारी चीजें आ चुकी थी, बस उसे ट्रीटमेंट को शुरू करना था। लेकिन हमारा एमसी कहता है कि जब वो ट्रीटमेंट करने वाला है तो वो यहाँ पर अकेले ही रहना पसंद करता है, इसलिए वो उसके पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए कह देता है। जो सीईओ की वाइफ
वाइफ थी वो जाते हुए कहने लगती है, अभी अभी जो बाहर हुआ था उसे तुम दिल पर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, मैंने उसके लिए तुमसे माफी भी मांग ली है। हमारा जो सीईओ है उसे फोर्सफुली बैप्टिज्म कर दिया गया था जब वो स्कूल के दौरान था, इसीलिए मैंने कभी भी उसे बाहर नहीं जाने दिया, ना ही उसे कोई फ्रेंड्स बनाने के चांस मिले हैं और ना ही उसे फैमिली के पिकनिक पे ले जाया करते थे। फैमिली के लोग भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, वो एक अलोन सा हो गया था। उसने ऐसी लाइफ को सफर किया है, वो भी एक रूम के ही अंदर, जो मैं इमेजिन भी करना नहीं चाहती थी। अगर तुम उसकी कंडीशन को, सिचुएशन को ठीक कर सकते हो जो कि अभी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगी। इसलिए मैं कंप्लीटली जो सारी चीजें हैं वो अब तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ। और वो वहां से जाने लगती है। एमसी सोचने लगता है इनकी फैमिली ने, सभी लोगों ने यहाँ पर कुछ न कुछ सफर करके रखा है, वो भी सैडनेस के श्रैप के कारण। तभी जो सीओ बुजिन था उसकी मदर से कहता है, मदर मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर, जो एमसी था उन दोनों के लिए थोड़ा बैड तो फील कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि मैं हर एक यहाँ पर हालत में इस चीज को कंप्लीट करके रहूंगा। और वो लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और सभी लोग जा चुके थे। हम देखते हैं सीओ बुजिन काफी ज्यादा कांप रहा था और कहता है कि हमें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। एमसी कहने लगता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा डरा क्यों रहे हो, तुम्हें यहाँ पर इजी करना चाहिए, इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। सीओ बुजिन कहने लगता है, क्या तुम मुझे टॉर्चर नहीं करना चाहते, तुम मुझे इंडक्शन नहीं दोगे जो ड्रग्स के होते हैं, क्या तुम मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दोगे फोर्सफुली अवेकन करने के लिए। वो काफी ज्यादा चीजों को इमेजिन कर रहा था, लेकिन एमसी कहने लगता है, आखिरकार तुम किस तरीके के ट्रीटमेंट को अभी तक रिसीव कर रहे थे अवेकन करने के लिए। जो बुजिन था वो अभी भी कांपे जा रहा था। आगे एमसी बताने लगता है, वेल जो जनरल ट्रीटमेंट है डिवाइन फीवर को क्योर करने के लिए वो नेक्टर है, जो कि अवेकनिंग के बाद होता है, लेकिन इस बंदे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि उसने अभी तक जो सुपर ह्यूमन लेवल है उसे अवेक नहीं किया है। इस कारण से मुझे किसी और टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वो हो जाती है क्योंकि बुजिन के अंदर काफी ज्यादा माना है, वो जम चुका है उसकी बॉडी के अंदर, इसीलिए जो डिवाइन फीवर है वो काफी ज्यादा सर्व हो चुका है और उसे अवेकन करने के लिए जो सारी कोशिश थे वो फेल हो चुकी हैं। तो इसलिए मुझे स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं एमसी कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बस सिर्फ एक चीज याद रखनी होगी, जो भी मैंने कहा है और जो भी यहाँ पर होने वाला है, तुम बाहर जाकर जो ट्रीटमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, तुम्हें वो सीक्रेट रखना होगा। तो बुजिन उसके लिए यहाँ पर प्रॉमिस कर देता है और वो लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले वो बताता है, मुझे अपने माना बैरियर को एब्सोल्यूट लिमिट पर एक्सपेंड करना होगा और जो बैरियर है उसे बहुत ज्यादा वीक करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं जो 200 बॉटल्स होती हैं यहाँ पर रेयर पॉइजन की, वो उसे यहाँ पर पीने लगता है, जो काफी ज्यादा गर्म लगता है, लेकिन उसके कारण जो उसका माना बैरियर की पावर थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका जो माना था वो भी बढ़ने लगता है। उसे प्रॉब्लम तो हो रही थी, बुजिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो सारी चीजें उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। उनका जो टेस्ट था वो जो काफी ज्यादा खराब लग रहा था। कुछ ही टाइम बाद वो एक ट्रेड को ऑब्टेन कर लेता है जो कि ड्रग एडिक्शन था, जिस वजह से उसका जो डैमेज उसे रिसीव होने वाला था और जो कंजम्पशन था माना का वो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन इस इफेक्ट के कारण वो एबनॉर्मली एनहेंस्ड हो चुका था। वो बताने लगता है, मुझे जो ड्रग एडिक्शन का ट्रेड चाहिए था वो ऑब्टेन हो चुका है और अब वो फोकस अपने माना शील्ड पर कर सकता है। हम बताते हैं उसे एक एरिया शील्ड नाम का भी ट्रेड मिल जाता है, जो कि यहाँ पर शील्ड को एक अपने जहाँ चाहे वो उस एरिया में लगा सकता है। हम बताते हैं वो अपने आप को और बुजिन को उससे कवर कर लेता है और जो सारी सामग्री थी उसे कवर करने के बाद वो बताता है, डिवाइन फीवर को कम्प्लीटली उसके बैरियर के बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर जो सारी चीजें थी उसे तैयार कर चुका हूँ। हम देखते हैं वो उसके अंदर से भी जो सारे के सारा डिवाइन फीवर की जो एक्सेसिव क्वांटिटी वो से भी निकाल देता है। बुजिन उसे देखकर काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो। एमसी कहने लगता है कि तुम अभी सरप्राइज होने के काफी ज्यादा अर्ली कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हें अपने कपड़ों को उतार देना चाहिए, मतलब कि जो माना सीलिंग ग्लव्स को उतार देना चाहिए। लेकिन इस कारण से बुजिन यहाँ पर डर जाता है। वो कहने लगता है, इस तरीके से तो यहाँ पर जो पेन है उसे काफी ज्यादा होने लगेगा। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एमसी कहता है, उसके बाद तुम्हें अपने हैंड को माना बैरियर से बाहर निकालना होगा और जिसके बाद तुम्हें अपने हैंड को मेरे हैंड से कनेक्ट करना होगा। बुजिन काफी ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन हम देखते हैं जो एमसी था वो सबसे पहले माना बैरियर के बाहर चला जाता है और अपने माना बैरियर के कारण अपने आप को सफर करने से बचा रहा था। वो कहता है कि हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले ग्लव्स उतार कर अपने हाथ को बाहर करना होगा, जैसा मैंने कहा है तुम्हें उसे फॉलो करना होगा। बुजिन काफी ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन वो फिर भी ग्लव को उतारने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है, बैप्टिज्म के बाद मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इसे यहाँ पर नहीं उतारा है, लेकिन जैसे ही वो उतारता है उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने हाथ को उस बुजिन के हाथ से कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसे भी पता था कि बुजिन के अंदर जो माना है वो काफी ज्यादा है और उसे यहाँ पर दर्द होगा वो भी काफी ज्यादा होने वाला है। हम देखते हैं उसके माना के कारण हमारे एमसी को भी काफी ज्यादा दर्द होने वाला था। वो कहता है, मैंने यहाँ पर सोचा था कि दर्द होगा, लेकिन मैंने इतना भी नहीं सोचा था, ये तो मेरे बैप्टिज्म में होने के कारण जितना दर्द हुआ था ये तो उससे भी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जो मेरी बोन्स हैं वो सारी यहाँ पर बार बार टूट के जुड़ने लगी हैं। आखिरकार ये कैसे चल रहा है, इसी तरीके से चलता रहा तो क्या मैं उसे ज्यादा लंबे समय तक एंडोर कर पाऊंगा। उसे सेंटेंस पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे डिवाइन फीवर के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कुछ ही समय बाद वो अपने ट्रिक डैमेज एब्जॉर्प्शन के कारण जो बुजिन के अंदर की सारी चीजें थी, मिलकर डिवाइन फीवर था उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और जो डिवाइन फीवर था बल्कि बैप्टिज्म का इफेक्ट था वो उसके ऊपर से पूरा चल जाता है। बुजिन काफी ज्यादा खुश था। वो कहने लगता है कि मैंने ग्लव को बहुत ही ज्यादा बेयरली टेक ऑफ किया, लेकिन ये अच्छी बात है। और हमें बताते हैं जो बुजिन फाइनली अब वो उसे अवेकन करने के लिए तैयार था, क्योंकि जो डिवाइन फीवर का इफेक्ट था वो जा चुका था। अब उसे अवेकन करना था, एक सुपर ह्यूमन बनाना
जाना। वो एक स्वॉर्ड को उठा लेता है और यहाँ पर कहता है बूजिन से कि तुम मेरे ऊपर जब तक अटैक करना, जब तक कि तुम्हें यहाँ पर अभी करना हो जाओ, तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना। बूजिन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है मैं भी यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करना चाहता था, जो मैंने यहाँ पर अपने चाइल्डहुड से प्रैक्टिस किया है। मैं उसके इफेक्ट को भी अब देखना चाहता हूँ। जो डिवाइन फीवर है उसके बिना उसका यूज कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है। उसने आयरन ग्लव्स को पहन रखे थे, लेकिन उस कारण से भी उसके आयरन ग्लव्स सेटर्ड हो रहे थे और अभी तक जो बूजन है वो अवेकन नहीं हुआ था। लेकिन हमारे जो एमसी है उसे यहाँ पर सुपर ह्यूमन होने के कारण भी एक नॉन सुपर ह्यूमन से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो उसके सारे के सारे स्ट्राइक थे वो एक क्रिटिकल हिट में जा रहे थे, जिनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बंदा अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ, इस कारण से वो बहुत ही ज्यादा शॉक था। लेकिन फिर भी वो उसके अटैकों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नैरो एस्केप से डॉज करते जा रहा था। वो बताता है इसकी स्वॉर्ड स्ट्राइक के अगर मैं जज करूँ तो मैं इनको डॉज कर सकता हूँ, लेकिन उसके जो एक और ट्रेड मिल जाता है जो कि ट्रेड एवेजन होता है। और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो बूजिन था उसके अंदर से जो एनर्जी थी वो यहाँ पर फ्लक्चुएशन चालू हो जाती है और उसे लगने लगता है कि वो अभी करने वाला है, जिसके बाद बूजिन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। और इस चीज को देखने के बाद हमारा एमसी समझ जाता है ये यहाँ पर जो स्वॉर्ड है सीईओ बूजिन है दोनों ही यहाँ पर साइन कर रहे हैं एक साथ के साथ, एक कलर के साथ। इसका मतलब तो यही है कि वो होने वाला है जो मैंने यहाँ पर सुना था। हमें बताते हैं वो भी एक डबल SR रैंक सीईओ बूजिन वन विद अ स्वॉर्ड लेवल पर अवेकन करने लगता है, जो कि एक स्टेज है जहाँ पर पर्सन की बॉडी और स्वॉर्ड सिर्फ एक ही साथ कंबाइन हो जाते हैं। उसे यहाँ पर फाइट करने में सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। वो इंस्टेंटली यहाँ पर बिना सोचे समझे यहाँ पर फाइट कर सकता है और उसकी जो हर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक होगी वो परफेक्ट हो जाएगी। इसे एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर ट्रेड भी माना जाता है जो कि वॉरियर क्लास के लिए। लेकिन जो गाय था वो उसके माना के कारण वो काफी ज्यादा स्ट्राइक जो हो रही थी उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे एमसी को लगने लगता है अगर उसने इस अटैक को नहीं रोका तो वो यहाँ पर मारे जाने वाला है। अभी जो वॉरियर किंग होता है वो अपने सारे डिफेंसिव ट्रेड को इक्विप कर लेता है। वो कहता है इसी जरिए से मेरे पास रास्ता बचा होगा कि मैं इसके अटैक को झेल सकता हूँ। वो कहता है कि मुझे अपने सारा माना बैरियर को अपने हाथों के ऊपर यूज करना होगा। साथ ही में हम देखते हैं वो नीचे लगे हुए माना फोकसिंग सर्कल को भी अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन के तौर पर यूज कर रहा था। और इसी सारी चीजों को मिलाने के बाद वो अपने डिफेंस को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हम देख सकते हैं कि वो पूरी प्लेस ही यहाँ पर सेटल्ड हो जाती है, लेकिन अपने